ओके। अच्छा, गुड इवनिंग फिर से सबको एक बार। हाँ, अच्छा देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस वही डिस्कशन है संडे 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 इवनिंग। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट, इसमें हम लोग कुछ चैप्टर्स हो चुका है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग धीरे धीरे बाद में करेगा। जैसे कि आई होप सबको याद होगा, जो लोग कैश फ्लो क्लास से ज्वाइन किए हैं, जो लोग एकदम स्टार्टिंग से हैं, डोंट वरी। और जिनका पीएल बैलेंस शीट डिस्कशन नहीं हुआ है उनको मैं पीएल बैलेंस शीट फिर से बाद में कराऊंगा। दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मैं इतना तो ज़रूर बोल सकता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कनेक्शन ज़रूरी होगा, मैं बीच बीच में बता दूंगा उसके बारे में। तो पॉइंट इज दैट, जैसे कि लास्ट क्लास इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे एक चीज़ याद है शंकर जी, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों को एक इनडायरेक्ट मेथड करना है ना। हम लोग डायरेक्ट हाँ, मेथड का क्वेश्चंस किए हैं, इनडायरेक्ट मेथड एक डायरेक्ट करना वाला है। काम। हाँ, डायरेक्ट कर चुके हैं, इनडायरेक्ट मेथड में एक कैलकुलेशन सीखना है। तो जाके हम लोग मतलब रीड करने में हमें सुविधा हो, बिकॉज कंपनी लेवल में मैक्सिमम डिस्कशंस मतलब मैक्सिमम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में होता है। कैश फ्लो का दो सिस्टम होता है, एक डायरेक्ट सिस्टम, एक इनडायरेक्ट सिस्टम। तो वो इनडायरेक्ट सिस्टम हम लोग को एक बार सीखना है, तो वो मैं आज थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज लगातार 2-3 क्लास कैश फ्लो में मैंने किया। फिर से मैं बाद में इनडायरेक्ट मेथड एक बार सिखाऊंगा। आज मैं एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक फ्रेश टॉपिक लेते हैं, फिर बाद में एक बार कराई देंगे, क्या दिक्कत आ जाएगा उसमें। तो आज मैंने सोचा कि रेशियो एनालिसिस पे बात करते हैं। तो सबको मोस्ट प्रोबब्ली अच्छा लगेगा रेशियो एनालिसिस, बिकॉज रेशियो एनालिसिस मीन्स ये जैसे जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो लोग तो बचपन से रेशियो एनालिसिस करते हैं, है ना प्रिया? बचपन से रेशियो एनालिसिस करते हो कि नहीं यस करते? सर, यस हाँ, सर। तो बेसिकली जो हम लोग स्कूल लेवल से ही रेशियो एनालिसिस क्लास 12 से फिर कॉलेज में आके, फिर जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीएमए का भी क्लास वगैरह करते हो वहाँ पर भी करते हो आप लोग। तो रेशियो एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एरिया हम लोग कवर नॉर्मली हार्डकोर कॉमर्स एजुकेशन में रहता है, एंड इट्स अ वेरी वाइटल एरिया। रेशियो एनालिसिस मतलब बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशंस को फाइंड आउट करना, कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशंस को समझना। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट रेशियोज जो कंपनी एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सब इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो कंपनी एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन उससे पहले रेशियो एनालिसिस क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी होगा। तो एक काम करेंगे, आज रेशियो एनालिसिस का स्टार्टिंग करें, कुछ कैलकुलेशंस भी सीखेंगे, मज़ा आएगा। आई होप रेशियो एनालिसिस में सीरियसली मज़ा आएगा। जिन लोगों का पीएल बैलेंस शीट का डिस्कशंस मतलब नहीं हुआ है उनको दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। पीएल बैलेंस शीट में बात बीच बीच में मैं रेडी कर लिया विक्रांत, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे जिन लोगों का पीएल बैलेंस शीट किसी कारण से मिस है तो उन लोगों को मैं पीएल बैलेंस शीट शेयर करूंगा। कोई डाउट रहेगा तो मैं क्लास में डिस्कशन कर लूंगा, और जिन लोगों का होके रखा है वो लोग रिवाइज करते रहेगा, नो इशू। तो आज रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करें फिर। हाँ, ठीक है, चलेगा ना? हेलो। तो फिर हाँ आज ठीक है इस पे। रेशियो, हाँ ठीक है, चलिए तो फिर आज रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दौड़ेगा दादा, दौड़ेगा। हाँ, एकदम दौड़ेगा, मजा आएगा। सीरियसली रेशियो एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंपनी एनालिसिस। बेसिकली कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक्चुअली ये जो टोटल जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसको हम लोग नॉर्मली दो हिस्सों से बांटते हैं। एक है आपका क्वांटिटेटिव एरिया और एक है क्वालिटेटिव एरिया। क्वालिटेटिव एरिया मतलब बेसिकली कंपनीज मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस, कि मैनेजमेंट क्या सोचता है, ठीक है, दैट इज क्वालिटी। मतलब मैनेजमेंट को रीड करना, दैट जैसे कि किसी भी कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, सीईओ, ये लोग अपने कंपनी के बारे में क्या कहता है, दैट इज अ क्वालिटी एरिया। इट्स अ वेरी वाइटल एरिया कि कंपनी अपने बारे में क्या बोलता है, हम अपने बारे में क्या बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा बड़ा का भी बोल सकते हैं, कम करके भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा करके बोल रहा है, कौन अपने बारे में कमती करके बोल रहा है, इसके अंदर मार्केटिंग कितना है और जेन्युइननेस कितना है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या शंकर जी, ये बात सही है कि नहीं है? कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी अपने बारे में तो अच्छा ही बोलेगा ना। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितना मैनेजमेंट सही बोल रहा है और कितना मैनेजमेंट सही नहीं बोल रहा है, मतलब इसमें कितना गैप है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को रीड करना भी जितना ज़रूरी है, जो थ्योरेटिकल है मैनेजमेंट अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, अभी तक बिजनेस में वो क्या अप्रोच यूज़ किया है उसके बारे में बताते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहा है कि नहीं उसके लिए बताते हैं।
सिमिलरली जब क्वांटिटेटिव एरिया में बात होता है, दैट इज क्वांटिटेटिव एरिया, क्वालिटी को मैं थोड़ा सा छोड़ता हूँ, बिकॉज क्वालिटी क्या है ना, वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को मेजर करना एक्चुअली पॉसिबल है। क्वांटिटी मींस कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको जैसे कि पीएल बैलेंस शीट किसी किसी ने ऑलरेडी रीड किया, जैसे हम लोग करंटली एमरन बैटरीज पे बात कर रहे हैं, सुमित कुछ देर पहले एक्साइड पे बात कर रहा था, हाँ सुमित? हाँ तो दादा। तो कुछ देर पहले एक्साइड पे बात कर रहा था ना, एमरन का भी रिसेंट क्वार्टर में प्रॉफिट आया है अच्छा खासा, देखा है? ऐसे हम लोग अभी, ये केस स्टडीज नहीं है एमरन का, ये तो बस एमरन का एनुअल रिपोर्ट रीड करना सीख रहे हैं। दिस इज नॉट अ केस स्टडी। जैसे लास्ट दिन में बेसिक के क्लास में डीमार्ट का केस स्टडीज किया था, वो केस स्टडीज था, बट दिस इज जस्ट अ एक किसी ना किसी कंपनी को तो देखना पड़ेगा फंडामेंटल सीखने के लिए, तो हम लोग उसके लिए एमरन बैटरीज को देख रहे हैं। तो ये जस्ट एक वे है कि किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के उसके बारे में डिस्कस करना। तो वो तो मैं आप लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे, आप लोगों को पता है जिन लोग इतना दिन से कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे क्या चल रहा है, कि एमरन बैटरीज का एनुअल रिपोर्ट को हम लोग उसका पीएल देखे, बैलेंस शीट देखे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे, आज रेशियो एनालिसिस देखेंगे। तो रेशियो एनालिसिस को समझने के लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस शीट एंड उसका कैश फ्लो, हर एक चीज का एरिया कवर होगा, बहुत जरूरी है। तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू से जिन लोगों का पुराना क्लासेस अगर मिस है तो मैं कनेक्ट कर लूंगा, दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। पहले रेशियो तो समझ ले कि ये बहुत ज्यादा चर्चा होता है मार्केट में कि कंपनी का रेशियोज किस तरह से काम कर रहा है, और रेशियो बहुत ज्यादा लोग देखना भी पसंद करता है, बट देखना और उससे कुछ मतलब निकालना, ये दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न, कि इसी के ऊपर हम लोग आज का चर्चा रखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के करने के टाइम पे उसका रेशियो को कैसे रीड करना चाहिए, और उस रेशियो को किस तरह से इंटरप्रिट करेगा कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। दैट इज द मेन एरिया। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और रेशियो पे बात करना चालू करता हूं, ठीक है? जो लोग सोच रहे हैं कि सर पीएल बैलेंस शीट नहीं हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे रेशियो पीएल बैलेंस शीट भी हो जाएगा। जैसे विक्रांत शायद सोच रहे होंगे, सुमन को भी लग रहा है सर पीएल बैलेंस शीट का आइडिया नहीं हुआ है, डोंट वरी, आप लोगों को पीएल बैलेंस शीट में सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप रेशियो एनालिसिस से ही चालू करो। अच्छा, स्क्रीन शेयर हुआ है? हेलो, स्क्रीन, हाँ ओके। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रेशियो? ये फाइनेंशियल रेशियो किस तरह से काम करता है? इट्स अ वेरी वेरी वाइटल एरिया। फाइनेंशियल रेशियोज में अनिमेश देखा যাচ্ছে तो? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है। तो फाइनेंशियल रेशियोज क्या है? बेसिकली किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशंस को रीड करना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो फाइनेंशियल रेशियोज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग को एक चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये फाइनेंशियल रेशियोज का जो बेसिकली इन्वेंटर है, इन्वेंटर मतलब इसका इन्वेंशन तो बहुत पहले ही हुआ था एक्चुअली, यूरोपियन नेशंस एंड यूएसए, ये लोग फाइनेंशियल एरिया में मॉडर्न डे में, ठीक है, मॉडर्न डे में, ऐसे इंडिया बहुत प्रिमिटिव डेट में अगर पुराना समय में चले जाए तो इंडिया भी फाइनेंस में कुछ कम नहीं था, बट क्या है कि समय के साथ साथ वो सब डेटा मिस हो गया, या फिर हम लोग तो भूल गए और उन लोगों के पास चले गए, फिर वो लोग उसके थ्रू से इन्वेंशंस वगैरह करना चालू कर दिया। तो बेसिकली आज के डेट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया जो है, दैट इज ये बेंजामिन ग्राहम। आप लोग नाम सुने इनके बारे में? हाँ सर, सुना है। कौन है बेंजामिन ग्राहम, सुने हो तो बोलो थोड़ा। वो वॉरेन बफेट का गुरु है, वहां से वॉरेन बफेट सब कुछ सीखा है। वो आपका मतलब जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो थ्योरी होता है वहां से आया हुआ है। एग्जैक्टली, वेरी गुड एनिमेस। बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के गुरु हैं, ये मोस्ट प्रोबब्ली कोलंबिया का प्रोफेसर थे ना? हाँ हाँ, हाँ, कोलंबिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और इन्हीं का एक किताब था, किताब का नाम बताओ। इंटेलिजेंट द इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। द आप, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हाँ बाय बेंजामिन ग्राहम। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, वेरी गुड एनिमेश, वेरी गुड। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का किताब पढ़ के ही एक्चुअली वॉरेन बफेट के अंदर ये इंस्पिरेशन आया कि किस तरह से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी को रीड करना वगैरह, ये एवरीथिंग वॉरेन बफेट इंस्पिरेशन मिला उनको। और एक वो रेलवे स्टेशन के बगल में एक छोटा सा किताब मिल रहा था, जैसे हमारे यहाँ पर भी स्टेशन के बगल में मिलता है ना वो मैगजीन टाइप का, तो वैसे ही मैगजीन मिल रहा था, तो उसी मैगजीन
उठाया था, बहुत कम दाम था मैगजीन का, लेकिन वही किताब उनकी जिंदगी को इस लेवल तक चेंज कर देगा जैसे कि वॉरेन बफेट का किया है या फिर और भी बहुत फेमस इन्वेस्टर्स का। तो एक्चुअली उन्हीं के स्टाइल से ये फाइनेंशियल रेशियोज का मेन एरिया ऑफ डिस्कशन है, जो हम लोग स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं। मजा का बात ये कि स्कूल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोई हमें बताता नहीं है कि भाई ये तो बेंजामिन ग्राहम इसके एप्लीकेशन एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। बट वही है जो हम लोग नॉर्मल स्कूल में, कॉलेज में या फिर चार्टर्ड में सीएमए क्वालिफिकेशंस कर लेने के टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज करते हैं। रेशियो एनालिसिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसी का डिस्कशन है। चलिए कोई बात नहीं, कहानी तो होंगे, बट बेंजामिन ग्राहम का बात आया तो इसलिए मैं सोचा कि आपको एक बार बता दूं। ये बेंजामिन ग्राहम ऐसे देखने में है, एक बार दिखा दूं सबको। बेंजामिन ग्राहम, कहाँ गया ग्राहम जी? ये ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इज द पर्सन, 1976 में गुजर गए। ठीक है, वॉरेन बफेट की गुरु बेंजामिन ग्राहम। इन्होंने जो किताब लिखा, इनका फेमस जो किताब है दैट इज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, ये है इनका ये किताब। कोई अगर चाहे तो ऑब्वियसली पढ़ सकता है, मैं तो इंस्पायर करूंगा, मतलब मैं बोलूंगा कि आप पढ़ा करो, अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, इसमें इन्होंने बहुत सुंदर करके बहुत डेप्थ के साथ बात किया, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं अंदर से मैटर को। तो नोट ऑन फाइनेंशियल रेशियोज, तो पहले फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको पहले सीख लेते हैं धीरे धीरे। ओके, अच्छा, ओवर द लास्ट फ्यू चैप्टर्स, अच्छा लास्ट फ्यू चैप्टर्स का जैसे ही नाम आया, क्या क्या हो सकता है लास्ट फ्यू चैप्टर्स में? जैसे बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, पीएल का कॉन्सेप्ट। जिन लोगों का नहीं हुआ चिंता एकदम नहीं करना है सर, बोल देंगे। बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, है ना? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो करने के बाद ही एक्चुअली रेशियो में आना चाहिए। जैसे शंकर जी बहुत दिन से बोल रहा था कि प्रलय जी सीख तो रहे हैं बट एप्लीकेशन एरिया समझ नहीं आ रहा है। तो ये रेशियो चैप्टर करने के बाद ना शंकर जी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एप्लीकेशन एरिया, जैसे आप तो फाइनेंस का भी क्लास करते हैं, तो फाइनेंस में भी हम लोग एक्चुअली आज जो डिस्कशन होगा आप देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, ठीक है, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही है, लाइक प्रिया है, रोशनी है, चार्टर्ड या सीएमए में पढ़ते हैं, सीएस में भी पढ़ते हैं। बट जो लोग जैसे कि आप जैसे लोग, जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है पर फाइनेंस को सीख रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं कि अभी रेशियो जब पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना वाइटल एरिया कवर करते हैं। अब आप देखेंगे आप कनेक्शन खो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ओवर द लास्ट फ्यू चैप्टर्स वी हैव अंडरस्टूड द रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना, कहाँ चला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये अमरन बैटरी दिखाई दे रहा होगा सबको, ये अमरा राजा के नाम से जाने जाते हैं। ये 2013-14 के एनुअल रिपोर्ट से हम लोग एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस को कर रहे थे। ठीक है, अभी भी करेंगे, उसी में चलेगा पूरा का पूरा हिसाब किताब, यही एनुअल रिपोर्ट यूज़ करके ही चल रहा है। यहाँ पर हम लोग 13-14 यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो 19-20 यूज़ करो, जो भी लेटेस्ट मिले आप उसको यूज़ करो, बट अल्टीमेटली आप यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा पीएल बैलेंस शीट का एरिया में एक बार पहुंच जाऊँ। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट मोस्ट ऑफ इसके बाद आएगा, हाँ मिल गया। तो ये रहा, दिखाई दे रहा है सबको? एक बार मुझे बताइएगा, बिकॉज जो भी डेटा यूज होगा वो डेटा एक्चुअली कंपनी के बैलेंस शीट से ही यूज होगा। ओके, कंपनी के बैलेंस शीट से यूज होगा, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज होगा। ठीक है, ये तो आपका 13-14 का डेटा हम लोग पढ़ने के लिए अभी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का 19-20 का भी ये एनुअल रिपोर्ट है, ये भी एमरन बैटरीज का ही है। ठीक है, ये एमरन बैटरी का ही 19-20 का, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पर दिया है, जिसमें आप देख सकते हो EBITDA, देख रहे हैं आप लोग? EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दिखाई दे रहा है? मुझे थोड़ा बताइएगा। यस सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी दिख रहा होगा। और ये नेट कैश फ्लो, तो हम लोग कैश फ्लो में देखे हैं कि कैश फ्लो में कैसे चेंजेस आता है, कैश फ्लो के चेंजेस किस तरह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो EBITDA, ये एक्चुअली 19-20 का अमेरन बैटरी का रिपोर्ट है, उसमें किस तरह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो टोटल में दिया है। हम लोग इसको रेशियो के थ्रू से एनालाइज करेंगे कि अच्छा है बुरा है, मतलब क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा है, इसको फंडामेंटल लेवल में चर्चा करके देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम लोग अर्निंग पर शेयर में भी डिस्कशंस करेंगे, बट धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी कंपनी का की पैरामीटर्स सामने आता है ना,
वो एनालिसिस करके ही आता है, जिसमें रेशियो एनालिसिस एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, द थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज वाज मेड पॉपुलर बाय बेंजामिन ग्राहम। कुछ बातें पहले हो जाए, हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इनको फंडामेंटल एनालिसिस का फादर भी कहा जाता है। इसी से तो वारेन बफेट भी पॉपुलर हुआ है, वी ऑल नो। फाइनेंशियल रेशियोज हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड अलाउज कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर एंड अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। बात को समझिए, फाइनेंशियल रेशियो क्यों सीखना है? दो तीन रीजन है इसके साथ। जैसे अभी कुछ देर पहले जब क्लास स्टार्टिंग से पहले कुछ बातें हो रहा था, मैं सुन रहा था, शुभो, सुमित, अनिमेश, ये लोग बात कर रहा था कि जैसे ही एनएसडीएल का बात हो रहा था, सीडीएसएल का बात हो रहा था, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो एक डिपॉजिटरीज है, मतलब जिनके पास एक्चुअली डीमैट वगैरह मेंटेन होता है ना, उसका एक कॉम्पिटिटर है एनएसडीएल, है ना। तो ये कौन आ रहा है अभी मार्केट में, एनएसडीएल आ रहा है कि सीडीएसएल, कौन पहले से है? हेलो सीडीएसएल हेलो पहले बोलिए। से। सीडीएसएल पहले से है, एनएसडीएल आने अपकमिंग वाला है, है। आने वाला है। तो ये कॉम्पिटिटर है, सिमिलर इंडस्ट्री का है, तो रेशियो कंपेयर करना है तो सिमिलर इंडस्ट्री में कंपेयर करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एमरन बैटरीज पे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एमरन बैटरीज पे, ठीक है। तो अगर कंपेयर करना है एमरन बैटरीज को तो किसके साथ सेट करेंगे? बैटरी। सेट हाँ, बैटरी। एक्साइड बैटरी, एकदम, थैंक यू। हाँ अगर कंपेयर करेंगे तो एक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे। तो हाँ। एग्जैक्टली तो जब भी हम लोग रेशियो को कंपेयर करना चालू करना करें तो हमें या तो एक्साइड के साथ जाना चाहिए, मतलब एमरन बैटरी का बात करेंगे तो फिर एक्साइड के साथ करेंगे। सिमिलरली मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में कंपैरिजन होना चाहिए या फिर खुद के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट, या तो आप अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करो कि आप खुद कितना अपने आप में ग्रोथ किए हो, ये एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो। ठीक है, तो दो दो एरिया ऑफ मतलब मतलब बेसिकली मेजरमेंट टेक्निक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट 1920 में ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये जो भी डेटा है ये पिछला साल के साथ भी यहाँ पर पूरा ट्रेंड देके रखा है। देखिए एनुअल रिपोर्ट 1920, अगर हम लोग ईबीआई टीडीए देखें, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अब क्या है मैं बात करूंगा डिटेल्स में, इसको क्यों एनालिसिस करना है वो भी बात आगे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर आप थोड़ा देखें कि ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 में 849 करोड़ का इसका ईबीआई टीडीए था, फिर धीरे धीरे इसका ईबीआई टीडीए फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1125 करोड़ में पहुंचा। सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इसका चेंजेस आया। तो सवाल है कि ये क्या चल रहा है, ये इंट्रा कंपैरिजन चल रहा है। इंट्रा कंपैरिजन मींस सेम, मतलब खुद के साथ ही खुद का कंपैरिजन, कि मैं फाइनेंशियल ईयर 15-16 में कहां था और मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में कहां पहुंचा। तो ये इंट्रा कंपैरिजन हो गया, और जब इंटर कंपैरिजन होगा मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में कंपैरिजन। आई होप बात समझ में आ गया, मैं श्योर हूं समझ में आ गया। अब चलिए रेशियो में क्या क्या सीखना पड़ेगा उसमें आगे आगे बात को लेके चलते हैं। Typical financial ratio, typical financial ratio utilize data from financial statement to compute its value. Typical financial ratio utilize data from the financial statement to compute its value. Before we start understanding the financial ratios, we need to aware of certain attributes of the financial ratios. Financial ratios का कुछ कैरेक्टर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर को समझना होगा जिसको हम लोग कंपनी एनालिसिस में यूज करेंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, on its own merit, the financial ratio of a company conveys very little information. ये अपने आप में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल एज्यूम अल्ट्राटेक सीमेंट्स, अच्छा कंपनी है, मार्केट लीडर है ना सीमेंट में। अगर मैं मार्केट लीडर बोलूं तो गलत तो नहीं बोलूंगा ना? हाँ, सीमेंट इंडस्ट्री में कौन अल्ट्राटेक, सा शेयर? है दादा, एकदम अल्ट्रा मार्केट हाँ लीडर। मार्केट लीडर है। अल्ट्रा अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक एकदम मार्केट लीडर है। एकदम, एक सेकंड रुको, अल्ट्राटेक, ज्यादा बिकता है उसका। हाँ उसके बाद श्री सीमेंट में, हाँ, सीमेंट, उसके बाद श्री एसीसी, है, एसीसीबी है, वेरी गुड, एसीसी थैंक है। यू। हाँ, तो अल्ट्राटेक सीमेंट अपने आप में मार्केट लीडर है, उसका शेयर प्राइस से भी इसका मोटा मोटी समझ आ जा रहा है। अगर लास्ट 1 ईयर में डेटा को चेक किया जाए तो ऑब्वियसली जिस तरह से गवर्नमेंट का भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग प्रोजेक्ट जितना बड़ा है, कंस्ट्रक्शन जितना बढ़ता है, इन लोगों का बिजनेस में उतना बोलबाला आता है। तो जैसे ये अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक का कॉम्पिटिटर में अगर देखा जाए तो
क्या नाम बोले? एसीसी, चलिए एसीसी। सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है। हाँ एकदम एसीसी सीमेंट वो देखते हैं। एसीसी सीमेंट मोटा मोटी करंटली ये भी खराब नहीं है, ये भी अच्छा खासा ट्रेंड में है। इसका भी 1 ईयर डेटा देखे तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब हम लोग अल्ट्राटेक को सोचेंगे या फिर एसीसी सीमेंट को सोचेंगे तो हमारे दिमाग में इस दोनों कंपनी का, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल सिर्फ अल्ट्राटेक के बारे में सोच रहे हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिसका प्रॉफिट मार्जिन से फॉर एग्जांपल 15%, वो तो रियल एनुअल रिपोर्ट चेक करने से ही पता चल जाएगा कि इसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है। सपोज आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है कि अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन 15% है, एंड हाउ यूजफुल डू यू थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज? 15% अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन, क्या समझ आता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नॉट मच रियली। 15% प्रॉफिट मार्जिन इज गुड, बट हाउ वुड आई नो इफ इट इज बेस्ट? ठीक है, 15% प्रॉफिट मार्जिन खराब नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए। 15% प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट अ बैड मार्जिन, ऑब्वियसली इतना तो समझ किसी को भी आ जाएगा। ठीक है, किसी को भी समझ में आ जाएगा फिर 100 टका इन्वेस्ट किया था 15 रुपीज मिला, इट्स नॉट अ बैड थिंग। नो पॉइंट इज दैट कि ये 15% गुड है बट बेस्ट है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा? Assume you figure out एसीसी सीमेंट प्रॉफिट मार्जिन, एकदम लेमैन की तरह ही समझने का कोशिश कर रहे हैं। आपको एसीसी सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन पता चला, उसका 12% है, तो अब आपके दिमाग में कंपैरिजन चल रहा है कि कंपेयरिंग হ্যালো, टू। हाँ बोलो। বলছি দাদা এইটা তো বেসিক্যালি বোঝা যায় সেক্টর পারফরমেন্স দেখে, তারপরে তো সেক্টর বেঞ্চমার্ক যেটা রিটার্ন দেবে তার থেকে যদি আমার পার্সেন্টেজ বেশি হয় তাহলে অবভিয়াসলি ভালো রিটার্ন দিয়েছে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি সেটা তো আছেই, বাট কোম্পানি অ্যানালিসিসটাও তো করতে হবে। হ্যাঁ 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 সেটা তো ইম্পর্টেন্ট, সেক্টর স্পেসিফিক অ্যানালিসিস তো করবোই, আমি তো বলছি इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनालिसिस तो होगा, क्यों नहीं होगा? सीमेंट इंडस्ट्री एनालिसिस भी होगा। अगर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर इसका परफॉर्मेंस खराब है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बिलो लेवल में परफॉर्म किया है, तो वो भी समझना होगा। बट कंपनी का खुद का एनालिसिस भी तो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कभी হ্যাঁ कभी হ্যাঁ क्या है ना, इंडस्ट्री कुछ दे रहा है बट आप किसी पर्टिकुलर में अगर नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक वाइटल है। सपोज मान की एक टीम है, ठीक है, मैं एक सिंपल क्रिकेट से एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पूरा टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। अब इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है। अब इंडियन टीम जीत रहा है बट एक प्लेयर है जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि इंडिया का एक प्लेयर था रोहित शर्मा, अभी भी है। रोहित शर्मा जब स्टार्टिंग में टीम में आया था ना, उसको बहुत ज्यादा मौका देने का कोशिश किया गया और मिला भी उसको। स्टार्टिंग में ना वो एकदम अंडर परफॉर्मर था, मतलब उसका वैल्यूएशन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो रोहित शर्मा सीरियसली बहुत अच्छा प्लेयर है, वो आज तो सबको पता है। आज सबको पता है कि रोहित शर्मा क्या प्लेयर है, लेकिन जब रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आया था, মুম্বাইকে 3বার জিতিয়ে দিয়েছে। वो तो, अब तो तुम आईपीएल देख के सोच रहे हो, बट वो इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया হ্যাঁ आजकल। সে তো, হ্যাঁ सच्ची लेकिन इंडिया टीम स्टार्टिंग में ভালো খেলে। लेकिन स्टार्टिंग में वो आता था और जाता था, मतलब बस आया और गया। सबको ही सोचता था कि एक प्लेयर को, बहुत क्रिटिसाइज होता था कि रोहित शर्मा को इतना अप टू मौका नहीं देना चाहिए था। 2013, हाँ बोलो। अप टू 2013, अप टू 2013। 2007, हाँ 2007 में डेब्यू हुआ था, 2013 तक वो वैसा ही था। जब एग्जैक्टली। उसको ओपन ओपन करवाया धोनी ने, तब हाँ जाके अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, मतलब सिर्फ ओपन का बात नहीं है उसका, मतलब वो एक्चुअली वो बहुत टैलेंटेड था, ठीक है। इवन विराट कोहली को भी आप पूछो ना कि भाई रोहित शर्मा क्या है, तो वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों के पास जो टाइम है ना, उसके पास मतलब 1.5 गुना ज्यादा टाइम है, मतलब वो ज्यादा जल्दी बॉल को पढ़ सकता है। बट इतना टैलेंट होने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं करता था। तो मैं क्यों सुमित के जवाब में ये जवाब दिया, अगर आप इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखो, इंडिया तो अच्छा खेल रहा है बट रोहित शर्मा तो खराब खेल रहा है, तो उस हिसाब से तो रोहित शर्मा को बाहर हो जाना चाहिए था। क्या सुमित, बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? হ্যাঁ দাদা। बात समझे कि नहीं? मतलब अगर तुम हमेशा इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करोगे, तब बहुत केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास कुछ मतलब खारा सोना है जो जिसको आप पहचान भी नहीं पाए। तो सेल्फ एनालिसिस भी तो इम्पोर्टेंट है হ্যাঁ कि অবশ্যই हाँ, অবশ্যই। तो अगर कोई अच्छा है, कोई टैलेंटेड है, उसका टैलेंट को परखना, उसका अंदर का वैल्यूएशन को परखना, वो भी तो एक पार्ट है। स्पोर्ट्स हो या बिजनेस, सब सेम पैरामीटर में चलता है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी, आई डोंट नो शंकर जी आपको पता है गेम थ्योरी? नहीं मुझे नहीं। इकोनॉमिक्स में नॉर्मली जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह करता है उनको पढ़ा जाता है। गेम थ्योरी मतलब बेसिकली अलग अलग प्लेयर्स है, अलग अलग प्लेयर्स मतलब अलग अलग बिजनेसमैन, वो लोग किस तरह से अपना बिजनेस इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके एक थ्योरी रखा है, मतलब जिसमें कंपटीशंस को बहुत मायने दिया गया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैं उसमें चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, बस वही मतलब गेम है, स्पोर्ट्स हो या बिजनेस, दोनों को खेला के साथ ही कंपेयर किया जाता है। ओके कोई बात नहीं। तो बेसिकली देख सुमित, 15%
अल्ट्राटेक का, एसीसी का 12%। जब दोनों को हम लोग आसपास में देख रहे हैं तब ऐसा फीलिंग आ रहा है, कोई भी किसी को भी, एक बच्चा को भी बैठा दो ना जो हाल ही में जस्ट कुछ दिन पहले मैथमेटिक्स सीखा है, उसको भी समझ आ जाएगा, अच्छा तब तो अल्ट्राटेक ही अच्छा होगा, 15% मार्जिन दे रहा है। बट इसका मतलब थोड़ी ना है कि एसीसी खराब है, वो तो देखना पड़ेगा। हो भी सकता है ना इन फ्यूचर में जाके एसीसी अल्ट्राटेक को मात दे दे, ये भी तो हो सकता है। हम सबको पता है कि एसीसी एक टाइम पे क्या किया था, याद है सबको वो हर्षद मेहता क्या किया था एसीसी के साथ। हाँ सर मालूम है, नोएडा तक गया था। ठीक है, तो ये तो समय समय की बात है। वो बोलते हैं ना एक लैंग्वेज में बोलते हैं बखत बखत की बात है, तो वही। तो ठीक है, तो नाउ एज वी कंपेयरिंग टू सिमिलर कंपनीज, कंपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी मेक सेंसेस क्लियरली। Ultratech Cement Limited seems to be a more profitable company between the two. The point that I'm trying to drive across is that more often than not, financial ratios not its own is quite mute. The ratio makes sense only when you compare ratio with another company of a similar size, when you look into the trend of the financial ratios. That this means once ratio is computed, the ratio has to be analyzed. जब रेशियो कंप्यूट किया जाता है थ्रू अकाउंटेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनका काम क्या है, यही तो करना, कंपनी के अंदर बैठ के उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसको एनालाइज करना। ठीक है, आइदर बाय कंपैरिजन और ट्रैकिंग द रेशियोज हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। या तो आप कंपेयर करो, या तो आप खुद के साथ खुद को देखो कि भाई ट्रैक करो टू गेट द बेस्ट पॉसिबल इंटरफेरेंस। आपको देखना होगा कि कंपनी का कहाँ प्रॉब्लम रह गया, खुद को भी एनालाइज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट इज रेशियो एनालिसिस। Also, here is something that you need to be aware of while computing ratios. Accounting policies may vary across companies, जिसके बारे में अभी मैं आपको बात कर रहा था। Accounting policies actually accounts का एरिया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में अकाउंट्स का लीडर है। ठीक है, इनके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनता है। उसके साथ इंटरनेशनल पॉलिसीज भी एक मैटर करता है। जो कंपनीज इंटरनेशनल लेवल में काम करते हैं उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। जैसे कि लैंड रोवर एंड जैगुअर्स, लैंड रोवर जैगुअर टाटा मोटर्स का ही पार्ट है, बट लैंड रोवर जैगुअर का बिजनेस फॉरेन लैंड के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसका जो अकाउंट्स मेंटेन होता है यूके के हिसाब से मेंटेन होता है। तो कौन सी कंपनी कहाँ पर है, किस तरह का पॉलिसीज मेंटेन कर रहा है, ये वेरी कर सकता है एंड अक्रॉस डिफरेंट। टेस्ला होता है कि हाँ, टेस्ला तो इंडिया का है ही नहीं, बट लैंड रोवर जैगुआर तो टाटा मोटर्स का पार्ट है ना, टेस्ला थोड़ी ना इंडिया का হ্যাঁ किसी হ্যাঁ कंपनी का पार्ट है। না না ইন্ডিয়ার কোম্পানি পার্ট না কিন্তু কম্বোতে রয়েছে তো। हाँ, टेस्ला इंडिया में थोड़ी ना है, वो तो आएगा अभी बिजनेस करने के लिए, बैंगलोर में जगह হুম वगैरह लिया है। बट टेस्ला इज टोटली यूएस का बिजनेस है, ठीक है। बट लैंड रोवर जैगुआर यूके बेस्ड बिजनेस है, उसके बाद टाटा ने उसको एक्वायर किया। ठीक है, वो बड़ा चैलेंजिंग एक स्टोरी है इसके पीछे। एक बार टाटा ही गया था लैंड रोवर जैगुआर के पास, उसको बोला था कि मेरा कंपनी को खरीदो, मुझे पैसा का नीड था। मुझे इतना ही याद आ रहा है, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। फिर बाद हाँ में हाँ, कंपनी खरीदने का औकात नहीं है तो काहे आया, क्यों यहाँ पे आया, कंपनी चला नहीं सकते तो क्यों आया। हाँ, तो मुझे आ वही। गया रतन जी खड़ में, आके हाँ, सोचा उसको ही बड़ा कर दिया, फिर उसको ही फिर टेक ओवर कर लिया फोर्ट को। ठीक है, अच्छा चलो, एनिमे से बहुत अच्छा कहानी जानते हैं, बढ़िया एनिमे। चलो, ऐसे ऐसे कहानी पता चलेगा तो मजा आ जाता है। अच्छा, तो हियर इज समथिंग यू नीड टू अवेयर दैट कंप्यूटिंग रेशियोज अकाउंटिंग पॉलिसीज में वेरी अक्रॉस कंपनीज एंड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। अ फंडामेंटल एनालिस्ट शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट एंड शुड एडजस्ट द डेटा अकॉर्डिंगली बिफोर कंप्यूटिंग द फाइनेंशियल रेशियोज। नाउ पॉइंट इज दैट फाइनेंशियल रेशियोज में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, जैसे कि लूजली क्लासिफाइड मतलब इसके अंदर डिटेल्स क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशंस करें तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये रेशियोज आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना है। लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। ओके, फाइनेंशियल रिस्क को बेसिकली लेवरेज के साथ कंपेयर किया जाता है। शंकर जी याद है ना, फाइनेंस में हम लोग पढ़ते हैं, प्रिया, हाँ लेवरेज पहले पढ़ा। लेवरेज। हाँ, लेवरेज एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। चैप्टर था। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेवरेज। ठीक है, जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी पढ़ते हो उनको थोड़ा सुविधा जरूर मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ते इसका मतलब ये नहीं कि उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बस मेरा कहने का मतलब ये कि वो लोग थोड़ा सा मतलब हर बात को फटाफट कनेक्ट कर लेगा, और कुछ नहीं। अच्छा, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। नाउ पॉइंट इज दैट what is profitability ratio? The big point is that
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या? Profitability ratio helps the analyst measure the profitability of the company. The ratio convey how well the company is able to perform in terms of generating profit. अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अंडरस्टैंड कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं है। पहले थोड़ा थ्योरी बात कर ले, उसके बाद प्रैक्टिकल में बात करेंगे, मतलब किस तरह का रेशियोज है, क्यों करना जरूरी है, फिर जाके कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन तो करना ही होगा, रेशियो करेंगे और कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। तो उसका प्रॉफिट जनरेट करने का एबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी आल्सो सिग्नल्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैनेजमेंट किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट से ही कंपनी बनता है। आपका क्या मानना है शंकर जी? मैनेजमेंट से कंपनी बनता है। मेरा मानना है कि कंपनी का मैनेजमेंट मतलब हार्डकोर पार्ट है किसी भी बिजनेस का। हाँ, मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है कंपनी का तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मतलब नेगेटिविटी आ जाए, मतलब कितना बड़ा ब्रांड है फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड वैल्यू तो হ্যালো डिपेंड करता। हाँ बोलो। দাদা, এমনও কিছু কোম্পানি আছে, আমার নাম মনে পড়ছে না, ঠিক আছে, হুম, আমার ইয়েতে সেভ করা ছিল ডিম্যাটে। তো ওরা মানে প্রফিট নেগেটিভে ছিল, রিটার্ন রেভিনিউ নেগেটিভ, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজমেন্টের ডিসিশনে আজকে মানে ভালো কোম্পানি, ব্র্যান্ড কোম্পানি হয়ে গেছে, ভালো রিটার্ন জেনারেট করে। ऑब्वियसली ना, मैनेजमेंट ही एवरीथिंग। আদানি আদানি আদানিও আছে। হ্যাঁ, আদানি 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 আছে। अदानी ऑब्वियसली, अदानी भी इज देयर। मतलब बेसिकली एक कंपनी डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट से। जैसे आप खुद को सोचो ना, अगर मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई बाहरी दुनिया का बात है, बिजनेस का मैटर है, अलग बात है। कोई अलग बात नहीं है। मैनेजमेंट एंड कंपनी, ठीक है। जस्ट कंपेयर दिस थिंग्स, जस्ट कंपेयर दिस थिंग्स विद यू एंड योर वर्क कल्चर। मतलब आप खुद के वर्किंग साइड के साथ एक बार कंपेयर करो। आप खुद एक मैनेजर हो, ठीक है, अपने लाइफ के लिए, और आप जो करते हो वो आपका कंपनी है, ठीक है। आप जो करते हो वो आपका कंपनी है, आपका काम, और आप खुद एक मैनेजर हो। अब आप अपने कंपनी का मैनेजर हो, आपका डेली लाइफ जितना डिसिप्लिन होगा, आपका खुद का लाइफ भी उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। सिंपल बात है। अगर यही बात हम लोग बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर ले तो बात बन जाए। छोटा सा बात है, बोलना आसान है, बट रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। हाँ सुमन, सही बोला ना? बोलना आसान है बट रियल लाइफ में इसका हाँ अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। बट कॉन्सेप्ट तो वही है कि खुद का मैनेजमेंट मतलब आपका लाइफ का भी प्रॉफिटेबल सिचुएशंस, जिसका जितना अच्छा होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट कंपनी के साथ भी, कोई बात नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी आल्सो सिग्नल्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एज द प्रॉफिट्स आर नीडेड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, एकदम डेस्परेटली चाहिए। जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर पाएगा वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट चाहिए एंड टू पे डिविडेंड्स। शेयर होल्डर इतना भरोसा करके बिजनेस में पैसा डालते हैं, डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं तो वो भरोसा हटा लेगा और चला जाएगा, वो दूसरा किसी कंपनी के बारे में सोचेगा। A company's profitability is an important consideration for the shareholder, and that is the reason we need to understand profitability ratio. Wait, आते हैं ना, रेशियो डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट, रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्यों जरूरी है याद रखिएगा, कंपनी का एक्सपेंशन पर्पस के लिए एंड शेयर होल्डर के डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। मतलब शेयर होल्डर को कंपनी तभी डिविडेंड दे पाएगा, मतलब प्रॉफिट का पार्ट दे पाएगा, जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा रहेगा। अब जिस कंपनी का जैसा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा रहेगा वो बेहतर है। और जो अगर आप खुद के साथ मतलब अपने बिजनेस के साथ ही कंपेयर करें कि आप एक टाइम पे कितना प्रॉफिटेबिलिटी रख पाते थे और आज आपका प्रॉफिटेबिलिटी में कितना अंतर आया, इसके थ्रू से भी आप अपने आप को भी कंपेयर कर सकते हो कि मेरे बिजनेस में मैंने अपने शेयर होल्डर के लिए कुछ डेवलप कर पाए कि नहीं कर पाए। नेक्स्ट, लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो ऑल्सो रेफर टू एज ए सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी मीन्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सॉल्वेंसी मीन्स अगर कंपनी का मार्केट में लोन वगैरह है तो क्या कंपनी अपने आप का मतलब उसका जो भी लोन है, जो भी उसका लायबिलिटीज है, क्या वो अपना लायबिलिटी मार्केट में रीपे कर सकता है? क्या वो अपना लायबिलिटी रीपे करने का मतलब इतना इतना मतलब वर्दी है कंपनी कि वो अपना लायबिलिटी रीपे कर पाए? जो कंपनी अपना लायबिलिटी रीपे करने का ताकत रखता है वो कंपनी लॉन्ग रन में बहुत दूर जा सकता है। विक्रांत, विक्रांत का आवाज नहीं आ रहा है। विक्रांत तुझे समझ में आ रहा है? एकदम चुप है तो। यस सर। ओके सर। तो सॉल्वेंसी रेशियो इज वेरी वाइटल। अगर आप कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन समझ गए ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को आप बैंकरप्सी के साथ सोच सकते हो कि जो लोग बैंकरप्टेड हो जाते हैं, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस,
जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, बहुत सारे हैं, एक एक ना, रिलायंस पावर, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, हाँ रिलायंस कम्युनिकेशन, हाँ जिस तरह से खत्म हुआ अनिल अंबानी का बिजनेस, हाँ मतलब रिलायंस पावर है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, फिर आपका क्या बोले उसको, अ, वो अपना, इंडिगो इंडिगो हाँ इंडिगो कहाँ है पगला, इंडिगो तो अभी भी चल रहा है, इंडिगो कहाँ खत्म हुआ, না পড়ে যাওয়ার তো কথা হয়েছিল তখন একদম इंडिगो ना, খারাপ অবস্থা जेट তাহলে एयर, जेट ও जेट জেট এয়ারওয়েজ जेट সরি एयर সরি जेट 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 एयरवेज। जेट एयरवेज इसका अभी ऑपरेशन ऑफ है, लेकिन बात चल रहा है सर कि शायद ये फिर से रिस्टार्ट करेगा। টাটা নেবে বলছিল কথা চলছিল না এরকম टाटा तो एयर इंडिया को लेने का बात चल रहा এয়ার है, ইন্ডিয়া সরি সরি এয়ার ইন্ডিয়া टाटा एयर इंडिया को लेने का बात चल रहा है, लेकिन जेट एयरवेज कंप्लीटली बंद नहीं किया, इसका ऑपरेशन बंद है, मतलब जो इसका जो मेन बिजनेस है, आप लोग हम सभी को ही जानते हैं कि जो कंपनी चालू है लेकिन बिजनेस बंद है। बिजनेस बंद है, तो बात चल रहा है कि शायद आएगा, एक बार तो बस खबर आया मार्केट में कि शायद ये ऑपरेट करना चालू करेगा, तो स्टॉक में देखो मूवमेंट आ गया। তবে फिर এয়ার इন্डिया একটা বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে গেছে শুনেছো এটা দুদিনের আগে আমি দেখছিলাম की কি বলছে प्रॉब्लम, যারা যারা নাকি মানে 10-15 বছর ধরে মানে যত এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট বুকিং করেছে সবার ডেটা নাকি মানে পাবলিকলি হয়ে গেছে মানে হ্যাক করে নিয়েছে কেউ डेटा সার্ভার लीक থেকে हो गया। আর ডেটা লিক হয়ে গেছে মানে সিভিভি নাম্বার থেকে শুরু করে সব ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ডের পুরো ডেটা এই নিয়ে নাকি কেস করেছে সুপ্রিম কোর্টে শুনছিলাম আমি তাই না, এটা অবশ্য খবর পাইনি। ওকে, তো বেসিক্যালি ঠিক আছে, বললি যখন খেয়াল করতে হবে। ओके, तो लेवरेज रेशियो ऑल्सो रेफर टू एज ए सॉल्वेंसी रेशियो, इसका दूसरा एक नाम भी है गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो, गियरिंग क्यों बोला, गियरिंग इसलिए बोला कि कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, गियर गाड़ी पे जैसे गियर होता है ना, वो गियर देने से गाड़ी आगे भागता है, तो मेजर द कंपनीज एबिलिटी इन द लॉन्ग रन to sustain its day-to-day operations. Leverage ratio measure the extent to which the company uses the debt to finance growth. मतलब कंपनी किस तरह से अपना लोन को यूज करता है फाइनेंस के लिए, ठीक है, डेब्ट टू फाइनेंस ग्रोथ, मतलब जो वो मार्केट से पैसा लिया है, फाइनेंस का सिंपल मतलब क्या है, फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अगर सिंपली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एकदम स्टार्टिंग क्लास में नॉर्मली बात करता हूँ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, हाँ प्रिया याद आ रहा है, रोशनी, यस सर। फाइनेंस, हाँ फाइनेंस का सिंपल मतलब क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, है ना, दैट मीन्स पैसा का जुगाड़ करना। अब जुगाड़ तो हम कर लेंगे, लेकिन इसको प्रॉपरली यूज भी करना है, इसका जो कैपिटल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब फाइनेंस का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली मतलब क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, ये कॉस्ट मतलब लोन का जो इंटरेस्ट एरिया है, क्या कंपनी उतना लायक है कि वो अपना कॉस्ट चुकता कर पाए, so that is the area uses the debt to finance growth. Remember, for the companies to sustain its operation it has to pay its bills, अगर अपना operations को sustain करना है, अपना bill pay करना होगा, obligations मतलब जो भी liabilities है, टैक्स से लेके जीएसटी लाइबिलिटी हो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी हो, इंटरेस्ट लाइबिलिटी हो, ये सारा का सारा लाइबिलिटी उसको देना पड़ेगा अगर ऑपरेशंस को सस्टेन करना है। तो सॉल्वेंसी रेशियो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कंपनीज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कीपिंग इट्स ऑब्लिगेशन इन पर्सपेक्टिव। तो बहुत केस में ऐसे भी होते हैं ना, हम लोग समझ नहीं पाते कंपनी का फ्यूचर, हम लोग कंपनी का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या ये बिजनेस आगे जाएगा, बहुत लोग सवाल करते हैं क्या क्या लगता है बिजनेस आगे जाएगा, जैसे कि अदानी को लेके आजकल सबके मन में बड़ा सवाल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अदानी रिसेंट ट्रेंड में बहुत हाई वैल्यू में जा रहा है कंपेरेटिवली, मतलब उसका जो रियल वैल्यू होना चाहिए उससे काफी ज्यादा हाई में जा रहा है। जैसे अदानी पोर्ट में अगर मैं बात कर लूँ, अदानी पोर्ट में बात कर लूँ, अदानी पोर्ट का बहुत ज्यादा लोन है, इसका लोन बुक अगर चेक करेंगे इसका लोन बहुत हाई है, तो इसको लेके कोई कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, कोई कोई मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, कोई कोई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूरत से ज्यादा वैल्यूएशन है, ठीक है, तो इसको लेके भी सवाल चल रहा है मार्केट में। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो बोल सकते हैं। हेलो, अदानी पोर्ट को लेके নট অনলি দাদা আদানি পোর্ট, আদানি পাওয়ার টাওয়ার সবকিছুরই এখনো মাইনাস মানে মাইনাসে ফিগার আছে অনেক हाँ, কিছুর, বাট তাও ভ্যালুয়েশন প্রচুর। हाँ, इसका मेन रीजन यही है कि एक्चुअली इसका मेन रीजन ये है कि इसका जो बिजनेस का जो वैल्यूएशन इसको मिला है और करंट गवर्नमेंट से जो इसको सपोर्ट मिलता है काम करने के लिए, ये एक एरिया है समझने का कि करंट गवर्नमेंट का सपोर्ट अदानी के साथ बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का जो करंट एक्सपोर्ट एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसके साथ अदानी का बिजनेस बहुत ज़्यादा करें, स्पेशली मैं पोर्ट में बात कर रहा हूँ, पावर में अभी बात नहीं कर रहा, तो ये इसका एक बहुत बड़ा पावर है जिसके कारण इसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हुआ है
बहुत ही कम दिनों में, ठीक है, जो 300 से जिस तरह से ये डबल रैली किया है विद इन 1 ईयर, ये सच में देखने लायक है। बट इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि इंडिया का जो पूरा पोर्ट सिस्टम है वो पूरा का पूरा अदानी के कंट्रोल में भी आ रहा है। इसका मेन रीजन जो पुराने प्लेयर्स है वो लोग पोर्ट बिजनेस में अपने आप को ज्यादा बना नहीं पाया, ये भी एक रीजन है। ये तो जो लोग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स था ना मार्केट में, वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइन में या पोर्ट को बिल्ड करने में या उसका बिजनेस के साथ ये लोग ना मैच नहीं कर पाया, लेकिन अदानी इसके साथ अपने आप को बहुत ज्यादा मैच कर लिया है। और धीरे धीरे इंडिया का जो करंट बिजनेस सिनारियो में एक्सपोर्ट में जो इंडिया जिस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा वाइटल रीजन है। जिस तरह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, हम लोग आप लोगों के साथ फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात किए थे मोस्ट प्रोबेबली, याद है आप लोगों को? है दादा। हाँ, फॉरेक्स रिजर्व में मैं उस दिन क्लास में बात कर रहा था कि इंडिया, 1000 गुण बेड़े से। हाँ, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में रिसेंटली रशिया को भी सरपास कर गया है। मतलब कितना डॉलर कमाते हैं इंडिया करेंटली, इसके पीछे एक्सपोर्ट का ही सबसे बड़ा रीजन है। अगर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। ऐसे अगर हम लोग, हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी जिनके साथ हमारा बहुत दोस्ती है, बहुत दोस्ती, ठीक है, अभी चाइना का, दुश्मनी हो गया। अरे चुप रहे, दोस्ती का मतलब समझ रहे, इतना ज्यादा दोस्ती का बात कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा दोस्ती नहीं हो सकता, वो दुश्मनी हो गया ना। दोस्ती था बहुत पुराने जमाने में, आजकल तो एकदम भयंकर दुश्मनी है। तो चाइना 3356 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, ये दिसंबर 2020 का डेटा है। रशिया 596 बिलियन। चाइना ने फिर से आर्मी बढ़ा दिया है। वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो तो उसका टेंडेंसी है उसका, ये वो करेगा ही करेगा। अब इसमें देखना है कि भारत अपने आप को किस लेवल तक रेडी कर पाता है, बिकॉज बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, मैं अभी पॉलिटिकल इश्यूज में या डिफेंस में बात नहीं करते, बट पॉइंट इज दैट अब इंडिया का देखो 586 बिलियन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये किसी आज के डेट में कोई भी कंट्री कितना डेवलप है उसका क्या दो वजह है, एक गोल्ड रिजर्व कितना है हमारे पास, दूसरा फॉरेक्स रिजर्व कितना है हमारे पास। आज के डेट में तो गोल्ड से भी ज्यादा मान्यता मिलता है फॉरेक्स रिजर्व से। जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा, वो दुनिया में लीड करेगा। यहाँ पर आपको यूएस ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर चाइना है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, रशिया है, इंडिया है। इवन रशिया को करेंटली इंडिया सरपास कर गया है। तो ये एक अच्छा बात है जो अदानी के बिजनेस के लिए एक इनडायरेक्ट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, इसीलिए मैं इसके बारे में बताया आपको, ठीक है। तो दिस आर बेसिकली कॉन्सेप्ट की जिसके साथ हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे इस बार इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है, रिसेंट डेटा में देख रहा था एक कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भी इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली नॉन बासमती राइस, बाफेलो मेट, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री में इंडिया काफ़ी अच्छा एक्सपोर्टिंग में वर्ल्ड में अभी पोजीशंस लिया है। ओके, तो लिवरेज रेशियो समझ में आया ना सबको कि हम लोगों को लिवरेज रेशियो क्यों समझना है। सॉल्वेंसी रेशियो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कंपनीज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने आप को सस्टेन कर पाएगा उसको समझने के लिए आपको लिवरेज रेशियो समझना पड़ेगा। कीपिंग इट्स ऑब्लिगेशन इन पर्सपेक्टिव, मतलब इसको मार्केट में कितना वापस करना है ये भी देखना पड़ेगा। जो अदानी पोर्ट को लेके मतलब थोड़ा सा डबल डबल टाइप ऑफ मिलता है कि भाई डेब्ट बहुत ज़्यादा है जिस हिसाब से है नहीं है, ये कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है उसके लेके। बाकी वैल्यूएशन वाइज तो ऑब्वियसली अच्छा है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन रेशियो। अच्छा, सबको समझ आया ना ये दो जो रेशियो, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट और दूसरा लेवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बताइएगा। हेलो, यस सर। ओके विक्रांत। সুমন বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ओके ओके, शंकर जी ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, नाउ पॉइंट इज वैल्यूएशन रेशियो। अब वैल्यूएशन रेशियो कैसे काम करेगा? Compare the stock price of the company with either profitability of the company or the overall value of the company. Okay? आपको क्या करना चाहिए, आप कंपेयर कीजिए स्टॉक प्राइस को, स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी जो करेंटली स्टॉक प्राइस चल रहा है विद आइदर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी और द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ चीप और एक्सपेंसिव द स्टॉक इज ट्रेडिंग। मतलब स्टॉक कितना एक्सपेंसिव चल रहा है या स्टॉक कितना मतलब चीप रेट में चल रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं, जो चीप है या जो एक्सपेंसिव है, मतलब उसके वैल्यूएशन के हिसाब से बताइएगा थोड़ा, हम लोग कौन सा पसंद ভ্যালুয়েশন करेंगे? ভ্যালুয়েশন वैल्यूएशन হিসেবে চিপে আছে। अब
ऑब्वियसली मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से जो चीप में रहेगा हम लोग वैसा स्टॉक लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर कोई कंपनी कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव चल रहा है तो इसका हिसाब हम लोग वैल्यूएशन रेशियो के थ्रू से पता लगा सकते हैं। ऐसे इक्विटी का वैल्यूएशन निकालने का कई सारा तरीका है, ठीक है, बहुत सारा वे से कर सकते हैं, बट वैल्यूएशन रेशियो वन ऑफ द पैरामीटर। हम लोग आगे आगे इक्विटी रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जब इक्विटी रिसर्च में बात करेंगे तब हम लोग उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह से पता चलेगा कि भाई कौन सा इक्विटी क्या रेट में चल रहा है। लेकिन कोई इक्विटी चीप है एक्सपेंसिव है इसके बारे में अगर देखना है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी, इसके थ्रू से हम लोग वो चीप है ये एक्सपेंसिव है वो पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस, इसका एक आइडिया हम लोग पूरा लगा सकते हैं। दस द रेशियो हेल्प अस इन एनालाइजिंग वेदर द करंट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इज परसीव्ड एज हाई और लो। In simpler words, the valuation ratio compares the cost of a security with the perks of owning the stock। मतलब क्या ये स्टॉक लेके मुझे मजा आएगा या नहीं, दैट इज द थिंग। ये स्टॉक में लेके मुझे मतलब देखो जितना सस्ता में लेंगे उतना मजा है ना, तभी तो जाके जब हायर जाएगा तब मजा आएगा। ये तो स्टॉक मार्केट पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि कितना कम टाइम मतलब दाम में मैं स्टॉक को बाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। सर उसमें आप हाँ हेलो बोलो सर, हाँ बोलो। हाँ सर बोल रहे हैं कि उसमें जो आप बोल रहे हैं उसमें बुक वैल्यू के साथ कंपेयर होगा ना। हाँ बुक वैल्यू के साथ तो कंपेयर ऑब्वियसली होगा, बट यहाँ पर ये जो करंट रेशियो है मैं आगे 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 सब एनालाइज करूंगा, ठीक है, अभी तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है। पहले तो ये देख रहा हूँ, आगे आगे कैलकुलेशन भी करूंगा कि वैल्यूएशन रेशियो करने के टाइम पे किसके साथ किसको कंपेयर करना है, एक्सपेंसिव है चीप है। जैसे कि यहाँ पर मेन बात है कि वैल्यू ऑफ द कंपनी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो वो दोनों चीज को कंपेयर करके हम लोग उसको पता करेंगे। डोंट वरी, मैं कैलकुलेशन करूंगा, ओके ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक कैलकुलेशन करूंगा, बट कैलकुलेशंस में जाने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। नहीं तो सिर्फ कैलकुलेट करके क्या होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में तो यही चलता है, कैलकुलेशन सीख गया रेशियो का लेकिन फिर भी कुछ समझ ही नहीं आया। कितना एमकॉम मार्केट में मिलेगा, आप लोग थोड़ा देखो ना, एमकॉम और पीएचडी भरा पड़ा मिलेगा, रेशियो एनालिसिस करने बोलो अभी कैलकुलेट करके दे देगा, बट एप्लीकेशन पूछो मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सुबह। नहीं सर। না দাদা একদম ঠিক কথা। বাস্তবে কি করে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, কোথায় অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে সেটাই জানে না। ये कितना बड़ा गैप हो गया, सोचो कि यही चीज एक स्टूडेंट 11 से लेके सीखता है। शंकर जी जस्ट इमेजिन कीजिए 11 12 से लेके यही पढ़ाई करते हैं, बट कोई आज तक ये नहीं सिखा था कि इसको यूज कहाँ करना है। मैं अपना खुद का बात कर रहा हूँ कि स्कूल लेवल में कॉलेज लेवल में कोई बताता ही नहीं था, सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो से 15 मार्क्स आता है तो फिर चलो रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक बार ये तो बता दो भाई क्यों करना है, कोई बताने वाला नहीं है। ये मैं जिस सर के पास 11 में कॉमर्स पढ़ता था वो सर कहते थे कि मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया उस शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा करके एक दिन मैंने पूछ लिया सर इन्वेस्ट कैसे करते हैं शेयर में, तो सर ने कहा डालहौसी जाओ वहां पे जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बस बोलकर क्लासरूम से चल गया और कुछ नहीं बोले। बोलो ये हालत है, अब क्या बोलूं। मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द टीचर्स, बट मुझे ये चिंता हो जाता है कि ठीक है भाई कोई बच्चा पढ़ के फास्ट रैंक लाएगा, कोई बच्चा शायद रैंक ना ला पाए, लेकिन क्या ये मार्क्स और रैंकिंग ही पढ़ने का एकमात्र कॉन्सेप्ट हो जाएगा? एटलीस्ट एप्लीकेबल एरिया तो आना चाहिए, लेकिन वो बात मिसिंग है। जब तक इंडिया में ये चीज़ नहीं आएगा ना तब तक मुश्किल है। चाहे मैं सिर्फ कॉमर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्स तो अपने आप में है, साइंस में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम, आर्ट्स में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम। आर्ट्स वाले लोग तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बांग्ला पढ़ना पड़ेगा, उसका यूज़ कहाँ करना है कोई समझता ही नहीं है। इतिहास बांग्ला का बहुत यूज़ है, बट काश कोई समझता कि हिस्ट्री। आज एक जन से बात हो रहा था, जियोग्राफी ऑनर्स करता है प्रेसिडेंसी से, हाँ कॉमर्स पढ़ना चाहता है, सीए करना चाहता है। तो मेरा मन कर रहा था कि उसको मैं बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया क्योंकि वो मेरे को कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया। अगर मैं उसको उस टाइम पे ऐसा बोलता फर्स्ट टाइम, वो सोचता कि ये इंसान या तो पागल है या फिर दिमाग खराब हो गया है। मतलब वो मेरे को सीए का क्वेरीज कर रहा है और मैं अगर उसको बोल दूं कि भाई तुम जियोग्राफी ऑनर्स में अच्छा कर रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छा लाइन है, प्रेसिडेंसी में पढ़ते हो, प्रेसिडेंसी का क्या मतलब पता नहीं आज क्या हालत हो गया है कि जियोग्राफी ऑनर्स करने वाला स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे सीए करना है। मतलब कहाँ जियोग्राफी और कहाँ सीए का पढ़ाई, मतलब दोनों में क्या मतलब किस तरह से हम बोले उसको। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ के भी लाइन है, काश मैं उसको बता सकता। शंकर जी क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलिए आप, मैं तो चिंता में पड़ गया। कंफ्यूज्ड है वो। सीरियस ऐसा बहुत है।
एक नहीं मेरे पास कॉल आता है ना, मैं बात करता हूँ नॉट ओनली कोलकाता, मतलब कोलकाता डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टूडेंट लोग, सबको मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट की बातों में भी मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, बट एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि भाई क्यों करना है, किस लिए करना है। कोई कोई लोग तो सोचता है इतना कुछ बता दिया, आज तक तो कोई नहीं बोला, जरूर कुछ प्रॉब्लम है फिर वो सोच के ना रख देता है डर से। हाँ, फिर बहुत दिन 1 साल बाद फोन करता है, सर आप ना बताए थे। मैं बोला अच्छा, 1 साल बाद लगा कि अच्छा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मतलब 1 साल बाद उसको लगता है अच्छा एक कोई तो बताया था कभी, तो एक बार पूछते हैं उनको फिर से ये हो सकता है कि नहीं। क्या बोलूं। Operating ratios, also called the activity ratios, measure the efficiency at which a business can convert its assets. इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग कंपनी का ऑपरेटिंग रेशियो को देखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, इसको मतलब देखिए अलग अलग नाम का अलग नाम इसलिए है बिकॉज इसमें कंपनी एफिशिएंट कितना है ये पता चलता है। बेसिकली मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है उसको पता करने के लिए ऑपरेटिंग रेशियो है। विच बिजनेस कैन कन्वर्ट इट एसेट्स, मतलब आपके पास एसेट्स है। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मैं ऐसा देखा मेरे अपने फैमिलीज में रिलेटिव्स के साथ, जमीन जायदाद का कमती नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? घर में एसेट्स बहुत है, जिंदगी खत्म हो जाता है, मरने का टाइम आ जाता है, एसेट्स जैसा था वैसा ही रह जाता है। ना बेटा का पढ़ाई हुआ, ना कुछ अच्छा सीखा, ना अच्छा बिजनेस बना, लेकिन जमीन वगैरह जहां पर थे उसी जमीन पे जिंदगी बीत गया, यही सोच के कि वैल्यू मिलेगा, मेरा जमीन तो है और क्या चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हेलो। नहीं दादा, एकदम सही बात। नहीं सर, ना ना एकदम फुल्ली सही है। यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो सही है। मतलब सभी को, अगर आप देखो, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसा बात करता हूँ। मैं एक दिन तो मैं अपने घर में ही एक दिन बात कर रहा था, सपोज मैं अपने माँ से ही बात कर रहा था कि सपोज माँ कि पापा का बहुत सारा जमीन है, बहुत जायदाद है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर मानो कि वो जमीन जायदाद आज के डेट में, ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे जमीन जायदाद बेच दो, नहीं मैं उसके बारे में नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि ये जमीन का यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होगा, कुछ तो हो सकता है, गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छा चलो गार्डनिंग एक स्किल का काम हो गया, कुछ वहां पर बना सकते हैं, या फिर लेकिन नहीं कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ जमीन है, कोई कोई तो खेती भी नहीं करता आजकल, मतलब कम से कम एग्रीकल्चर भी तो काम पे लगाया, उतना मेहनत कौन करेगा, एग्रीकल्चर में मेहनत लगता है ना, तो वो भी नहीं करना है। कोई कोई बोलते हैं एग्रीकल्चर करेंगे पर प्रॉफिट नहीं आएगा, अच्छा ठीक है प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन कोई दिमाग में जोर ही नहीं लगाना चाहता कि भाई मेरे पास इतना जमीन है मैं इसको क्या करूं। फिर बाद में वही चीज जब प्राइवेट कंपनी ले लेता है और उसमें कुछ वो करके दिखा देता है, तब बोलता है कि देखो सब तो प्राइवेट प्लेयर आ जा रहा है, सरकार सब प्राइवेटाइज कर दे रहा है। अब सवाल है कि भाई आप कुछ करोगे नहीं, कुछ सोचोगे नहीं, तो बड़ा प्लेयर तो काम करेगा ना। जैसे आज एक छोटा सा आर्टिकल में एक इंसान बहुत अच्छा लिखा, जो स्मॉल टाउन ग्रोसरी वाले हैं, स्मॉल टाउन किराने स्टोर्स वाले, समझ रहे हैं ना, मतलब जो लोग ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ मैं बस एक ओवरऑल मतलब जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो सोचते हैं मैं वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्मॉल टाउन या फिर गांव साइड में जो ग्रोसरी वाले हैं, जैसे कि आज के डेट में सब कोई क्या चाहते हैं कि भाई मेरे घर पे ऑनलाइन डिलीवरी कर दे कोई, मतलब मैं फोन करूंगा या फिर मैं हार्डली ऑनलाइन में ऑर्डर करूंगा, सब कोई मेरे घर में होम डिलीवरी कर दे। लेकिन आप मतलब जो मिडिल क्लास नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली स्मॉल टाउन या विलेज एरिया में जो ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, अगर आप उनको बोलो कि दादा होम डिलीवरी, सबसे पहले बोलेगा नहीं नहीं वो सब हम लोग नहीं करते, आना है तो दुकान में आके लेना पड़ेगा, 10 से 5 बजे तक दुकान ओपन रहेगा, आप लेके जाइए। मतलब ये लोग कभी सोचा ही नहीं कि लोग घर में बैठ के लेना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको कन्वर्ट किया जाए। मतलब इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन वो लोग, अगर दिमाग में कोई उसको बोलता भी ना, वो सुनेगा नहीं। क्यों? बिकॉज ये एसेट के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। मतलब मैं फिर एसेट का मतलब मैं सिर्फ जमीन को एसेट नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है सपोज आपके पास ग्रोसरी स्टोर है, तो फिर ग्रोसरी स्टोर आपके लिए एसेट है, और इस तरह का पैंडेमिक सिचुएशंस में अगर किसी का बिजनेस चल रहा है, वो तो डेली नीड्स का बिजनेस ही चल रहा है, तो सपोज मानो कि आप ये इंप्लीमेंटेशन पहले से करते हो या फिर आज भी करते हो, आपका बिजनेस बहुत चलेगा, लेकिन क्या ये बैरियर कोई तोड़ेगा? ये जो एसेट आपके पास है, क्या आप उसको पहचान पा रहे हो क्या, कि लोग चाहते हैं कि उसको घर में डिलीवरी किया जाए? तो फिर अगर आप बोलने जाओगे कि दादा डिलीवरी करो, कर दीजिए ना या फिर करूँ ना, फिर वो बोलेगा कौन जाएगा, एक ही तो है मेरे पास काम करता है, और इतना ज्यादा लोग में नहीं रख सकता है, मतलब वो नेगेटिव ही सोचेगा, वो पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है।
क्या मैं कुछ गलत एनालिसिस दिया? अगर मैं कुछ गलत एनालिसिस दिया तो बोलिएगा, मतलब ये मेरा पर्सनल सोच था, इसलिए मैंने शेयर किया। मतलब चाहे जमीन हो या हाँ हेलो। हाँ, हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलो बोलो ना। हम्म। आजकल क्या है, पढ़ाई करना एक फैशन हो गया है। किसी को भी पूछो, हाँ भैया क्या कर रहा है, जैसे हम लोग के मारवाड़ी लोग के अंदर में, फैमिली में किसी बुआ फूफा किसी के पास तू क्या कर रहा है, हाँ ओ कॉमर्स पढ़ रहा है, वो सीए करेगा, सीए से, हाँ सीए, मतलब कोई कुछ सुनने ही नहीं वाला है। पहले ही सीए बक देगा, या फिर सीएस बक देगा, या फिर सीए में बक देगा। को सीए में तो फिर भी दूर का बात है, सीए छोड़ के कुछ आता नहीं है, बस दो शब्द सीए और कुछ नहीं। और एक हम लोग का रिलेटिव है, करोड़पति आदमी है, गोदरेज एग्रोवेट के साथ compete करता है, वो इतना बड़ा फैक्ट्री डाला है अपना कैटल फीड का, लेकिन वो अपना लड़का को बोल रहा है भाई तू जाके सीए पढ़, ये सब करके कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बनेगा। गोदरेज एग्रोवेट के साथ compete कर रहा है, इधर इधर करोड़ों रुपया का मालिक है, लेकिन बोल रहा है लड़का को सीए पढ़। नहीं, वो अलग बात है, ये भी हो सकता है वो देख रहे हैं कि मेरा तो बिजनेस चल रहा है, इसको वो लड़का को दूसरा एरिया में लगा देते हैं कि तो वो लड़का को करना है नहीं, उसको बिजनेस करना है, उसको बेकार को फांस के रखा है इधर उधर भगा के। देखो भाई, वो तो देख लोगों का पर्सनल है, मैं उसमें वो बात नहीं करना चाहता कि कौन क्या सोच रहा है, बट मैं बस एक हाँ, ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, करना किस लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ मेरा लड़का सी है, बस इतना बोलने के लिए उसको फांस के रखा है। देखो वो तो लोगों का अपना पर्सनल सोच है, दैट इज नॉट द इशू। मैं करोड़पति लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग तो फिर भी करोड़पति बना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान के लिए या फिर किसी भी बिजनेस। करोड़पति करोड़पति जो है खुद से बना है, पहले बहुत छोटा सा एक दुकान था, वहां से स्टार्ट किया था, अभी अभी मतलब तो अच्छा इसका बिजनेस खड़ा मतलब कर लिया। वो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यही तो पॉइंट था। यही तो पॉइंट था कि वो अपने एसेट को, जो भी उसके पास था, जो भी एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था या छोटा सा दुकान था, बट उसने उसको कन्वर्ट जो किया। पास है बस। उसने उसको कन्वर्ट किया ना, अपने एसेट को वो किस तरह से रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है, दैट इज द थिंग। चाहिए एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर ही उसके पास था, आज वो गोदरेज एग्रोटेक के साथ कॉम्पीट करता है, जो आपने बताया। तो अल्टीमेटली उसने अपना करेंट एसेट्स, मतलब करेंट मतलब क्या, करेंट मतलब कैश, करेंट मतलब स्टॉक, जो भी उसके पास है, नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म जैसे कि कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, शायद अपने मतलब लोगों से ही मिला है, कोई पापा से किसी दादाजी से ही मिला है, नॉन करेंट एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है। तो अल्टीमेटली कोई बिजनेस अपना जो भी करेंट हो, नॉन करेंट एसेट्स हो, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली ठीक है, वो अपने बेटा के साथ क्या कर रहा है, आपके हिसाब से वो रॉन्ग कर रहा है, लेकिन वो तो सक्सेसफुल है ना इस मामले में। ये हाँ, तो वो तो सक्सेसफुल है तो। तो अल्टीमेटली उसने ही अप्लाई किया। तो मेरा कहने का मतलब यही था यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियोज में। ये जैसे कि आप एक नॉर्मल लोकल लेवल में बिजनेसमैन के बारे में बात करो, सिमिलरली आप ये किसी भी बिजनेस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट में सोच सकते हो, ऑपरेटिंग रेशियो, कि उसके पास जो एसेट्स है, वो एसेट्स को किस तरह से रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पा रहा है। अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू कन्वर्ट करना है तो एसेट से ही करना होगा, जो भी आपके पास है, जो भी आपका स्किल भी आपका एसेट हो सकता है। आज आप बाईजूस को देखो, बाईजूस को देखो नहीं, आप। मैंने इसलिए बोला कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और हम लोग के, खासकर हम लोग का जो जनरेशन है, हम लोग के जनरेशन को जो भी बच्चे लोग हैं उन लोग को ऐसा लगता है कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, जीवन बेकार। मम्मी पापा भी ये बोलेंगे, अरे तेरा तो जिंदगी बेकार है, ये वो। इसीलिए मैं मेरा मतलब नहीं ये कह रहा था जो बात है। वो तो कंपनी का नाम है लेमन टेक एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, अगर कोई चाहे तो देख सकता है वहां पे जाके वेबसाइट में। नहीं नहीं, मैं समझ गया तेरा बात। ठीक है, तेरा बात मैं समझ गया, अनुभव तेरा बात मैं समझा। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा था कि आपके पास अगर स्किल है, तो जैसे बाईजूस के बारे में बोल सकता हूँ, बाईजूस एजुकेशन इंडस्ट्री में इसके पास एसेट है, तो क्या एसेट है, प्राइवेट प्लेयर है, जैसे प्राइवेट प्लेयर, बट करेंटली ये मतलब $1 बिलियन का भी वैल्यूएशन, करेंटली इसका वैल्यूएशन है $15 बिलियन का। जस्ट आप देखो एक बार, इसका एसेट है इसका दिमाग। ठीक है, क्या करता था, जैसे हम लोग, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, सीए रिगार्डिंग, सीएमए रिगार्डिंग, वैसे ही बाईजूस भी कॉम्पिटिटिव जो इंजीनियरिंग वगैरह या आईआईटी का तैयारी करते हैं, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका कोचिंग देता था। ठीक है, आज मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग भी देता है। बट बाईजू ने एक टेक्नोलॉजी, उसके पास कुछ टीम ऑफ स्टूडेंट्स था, उस स्टूडेंट्स के अंदर टेक्नोलॉजी आता था, वो टेक्नोलॉजी को इसने यूज किया, और यूज करके आज वो उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू से अपने आप को एक ऐसे वैल्यूएबल मतलब एजुकेशनल कंपनी में कन्वर्ट किया, और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ये है इंसान रविंद्रन बाईजू, सीरियसली, नो डाउट, अपने दिमाग को जिस तरह से इसने यूज किया। इसके पास एसेट क्या था, पापा का जमीन जायदाद नहीं, इसका एसेट था इसका नॉलेज।
ठीक है, पढ़ाई लिखाई किया लेकिन खुद पास नहीं किया, मतलब किसी भी आईआईटी वगैरह में नहीं पढ़ा, बट लोगों को आईआईटी क्रैक कराया। बाद में उसी का स्टूडेंट जो क्रैक करके बाद में बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहा था, उसको हेल्प करने के लिए, उसको आइडिया को हेल्प करने के लिए आया और फिर उसका जो भी एसेट्स था उसको बनाया, और आज बाइजू वर्ल्ड का वन ऑफ द मतलब बेस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। प्राइवेट है क्योंकि इसके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, करेंटली $15 बिलियन है इसके पास। क्या करता है, लोगों का नीड को समझा, ठीक है, बेसिक एजुकेशन। इसका सबसे बड़ा पावर क्या हो गया जानते हैं, स्पेशली इंडिया का बेसिक एजुकेशन का जो लैग है, बेसिक एजुकेशन, ये इसका पावर बन गया कि इंडिया में बेसिक एजुकेशन बहुत लैग है, स्पेशली प्राइमरी लेवल में। इवन क्लास KG1 से लेके क्लास 10 तक का जो एजुकेशन है उसमें बहुत कुछ मतलब बेसिक लेवल में समझाया नहीं जाता, तो उसको उसने अपना हथियार बनाया और अप्लाई किया और फिर आज बन गया। मतलब अभी भी और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। अगर ये भी बोल रहा था स्टॉक मार्केट में आएगा IPO लेके, अगर आएगा तो ऑब्वियसली मैं जेन्युइनली बोलता हूँ इसका स्टॉक प्राइस बहुत हाई जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? दादा ओयो भी तो है, हाँ, ওয়ো एक is the, হোটেল হ্যাঁ obviously ওয়ো is another example। হোটেল ইন্ডাস্ট্রিকে পুরো একদিকে করে দিয়েছে, Exactly, আলাদা রকম করে দিয়েছে। हाँ obviously ওয়ো भी अपने हिसाब से ওই সাবস্টিটিউট আছে অনেক, এবার yes, সেইটা একবার দেখার যে না কিভাবে না মার্কেট ও পারফরম্যান্স। আরে ওকে দেখে মানে ও যখন উঠছে ওকে দেখেই তারপরে সব লিস্টিং হয়েছে, আমি দেখেছি জিনিসগুলো খুঁজে। नहीं नहीं ওয়ো ওয়ো अपने তো आप को সেরকম যদি বলো, সেরকম যদি বলো তাহলে তো পেটিএমও আছে। नहीं नहीं ऑब्वियसली, अब तुम लोग अभी लाइन लगा रहे हो ना, ठीक है, मैं समझ गया तुम लोगों का बात, ठीक है लाइन में बहुत कुछ है, ठीक है, मैं बस वही कॉन्सेप्ट समझ गया आप लोग, ठीक है। चलो, एक्चुअली अनुभव बात उठाया था इसलिए मैंने सोचा कि बताते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियोज मतलब उसके पास जो भी एसेट्स है, करंट एसेट्स मीन्स कैश, स्टॉक, डेटर, नॉन करंट मीन्स जो उसके पास फिक्स्ड एसेट्स है, दैट इज रेवेन्यू में ट्रांसफर करना। दिस रेशियो हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज, दैट इज द मोटो, कि ऑपरेटिंग रेशियो देख के आप कंपनी का मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। फॉर दिस रीजन ऑपरेटिंग रेशियोज आर समटाइम्स कॉल्ड द मैनेजमेंट रेशियो। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं इतना देर से अल्टीमेटली मैनेजमेंट में ही मैं बात कर रहा था। जब मैं बाइजूस के बारे में बात किया, आप जब पेटीएम के बारे में बात कर रहे हो ना सुमित, दैट इज विजय शेखर शर्मा, है ना, पेटीएम के बारे में बात किया, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए पेटीएम के बारे में, बिकॉज হ্যাঁ, विजय বিজয় शेखर শেখর शर्मा, শর্মা है ना, विजय शेखर शर्मा ये কি पहले सिर्फ 99 কমিউনিকেশন। हाँ हाँ 99 कम्युनिकेशन, वो जो एग्जाम का रिजल्ट निकलता था ना ऑनलाइन में, उस पे मेनली काम करता था, ठीक है। जब हम लोग मतलब बोर्ड एग्जाम देते थे, अभी भी करता है इसका कंपनी, मतलब जो ऑनलाइन रिजल्ट आता था सिर्फ वो उस पे काम किया था। किसने सोचा था ওই कि লাইক exam.etc.com हाँ हाँ এরকম। एग्जैक्टली वैसा ही काम ही इसका था, वही अभी भी चलता है इसका, उससे इसका मेनली बिजनेस चालू हुआ था 197 कम्युनिकेशन। फिर बाद में धीरे धीरे, अब पहले तो 23-24 में कुछ कर नहीं पाए, फिर लास्ट में 39 ईयर्स में जाके ये बना, ठीक है, मतलब 39 ईयर्स जब इसका एज हुआ तब जाके आज पेटीएम इतना वर्ल्ड वाइड भी फेमस हुआ। और फिर चाइनीज गांव मतलब आपका फेमस कंपनी क्या नाम है उसका, अलीबाबा, उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिया और पेटीएम धीरे धीरे बन गया। तो बहुत सारे ऐसे कहानी है, खत्म नहीं होगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट रेशियोज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली आप जब किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो एक्चुअली आप कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करते हो। तो दैट इज द रीजन कि आप मैनेजमेंट रेशियोज को सीरियसली अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रेशियोज कन्वे ए सर्टेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, किस कैटेगरी का रेशियो है, जैसे कि ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, किस कैटेगरी का, सॉल्वेंसी रेशियो, किस कैटेगरी का रेशियो है, डजंट मैटर, ये सर्टेन मैसेज बताते हैं यूजुअली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैन कन्वे द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी व्हिच इज यूजुअली मेजर्ड बाय कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो बिकॉज ऑफ सच ओवरलैप्स। मतलब क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैन कन्वे एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से भी हम लोग कंपनी का एफिशिएंसी समझ सकते हैं, बट ऑपरेटिंग रेशियो से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। Because of such overlap, it is difficult to classify these ratios. Hence, the ratios are somewhat loosely classified. मतलब आप समझ रहे हैं ना बात, कि इतना देर से मैं जो जिस रेशियो में बात कर रहा हूँ ये लूजली क्लासिफाइड क्यों है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से भी हम लोग कंपनी का एफिशिएंसी समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो से भी समझ सकते हैं। अब सवाल है कि ये जो ओवरलैपिंग चल रहा है, इसीलिए ये जो मेन पॉइंट में मैंने बात किया ये थोड़ा लूजली क्लासिफाइड है। अब टाइटली क्लासिफाइड कैसे करें फिर, अब टाइटली क्लासिफाइड कैसे करें नाउ, अब हम लोग धीरे धीरे डीप डाइव कर रहे हैं। आप देखिए बात, जैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बात कर रहा था, वी लुक इनटू द फॉलोइंग रेशियोज, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमारे पास देखिए 3 पॉइंट आ गया, बेसिकली 2,
EBI TDA margin, that is earning before interest, tax and depreciation. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नाम से भी जाना जाते हैं, एंड पैट मार्जिन, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन. ठीक है, EBI TDA, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड पैट मार्जिन, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EBI TDA ग्रोथ, दैट इज CAGR, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. मैं बताऊंगा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. एक्चुअली ये मेरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में याद होगा सबको. CAGR के बारे में डिस्कशन हुआ था, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास जो लोगों ने किया था. याद है शंकर जी CAGR का फॉर्मूला? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, अच्छा इसका है वो कुछ था 1 + r⁴n करके ऐसा कुछ. हाँ, मतलब ये वो एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग वैल्यू होल टू द पावर 1 बाय ईयर माइनस 1. बताता हूँ कैसे क्यों यूज करना होता है, मैं एक बार जरूर याद दिलाऊंगा. बट करेंटली यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझने के लिए EBI TDA, जैसे कि मैं आपको जब एनुअल रिपोर्ट में शो कर रहा, ठीक है, ये एमआरएन का जो एनुअल रिपोर्ट में आप यहाँ पर तो टोटल देख रहे हैं ना, ये आपको जो मिल रहा है ये टोटल में मिल रहा है, बट ये रेशियो वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं, EBI TDA या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट हम लोग इस पे मार्जिन पे बात कर रहे हैं करेंटली. ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में और ज्यादा स्पेसिफिक वे में बात कर रहा है, और ज्यादा स्पेसिफिक वे में. और क्या जानना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, ROE, रिटर्न ऑन एसेट, ROA, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE. दीज आर काइंड ऑफ रेशियोज जो प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं. ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी में बात कर रहे तो एक ही प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा था. अब तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 तरह का प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है. तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ही हम लोगों को सीखना पड़ेगा. बड़ा लंबा चैप्टर है रेशियो, बहुत बातें होंगे, लेकिन चलिए आज भी थोड़ा स्टार्ट करते हैं ना. EBI TDA मार्जिन. सुमन, विक्रांत, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सर? अनिमेश? यस सर. হ্যাঁ অনিমেষ আছে? অনিমেষের আওয়াজ পাচ্ছি না একদম. हाँ অনিমেষ सर আছে? बोलिए ना. हाँ सर. हाँ ঠিক আছে. আরে মাঝে মাঝে একটু আওয়াজ নিয়ে নিই কি ঠিক আছে নাকি? ओके सर. ओके ओके. ঠিক আছে. ঠিক আছে. ओके, EBI TDA मार्जिन. अब देखो धीरे धीरे डिटेल्स में एनालिसिस होगा. इतना देर से हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे, लूज था वो क्लासिफिकेशन, लूज था. अब टाइट क्लासिफिकेशन होगा. ओके, EBI TDA मार्जिन, the earning before interest, tax, depreciation and amortizations, EBI TDA indicates. now point is that एक सवाल मन में जरूर आ सकता है, सर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशंस, विक्रांत याद है तुझे? बोल, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशंस का मतलब यस सर. बोल. सर कोई याद है? मशीन जैसे मतलब कोई भी मशीन या फिर जैसे मोबाइल का सर आप एग्जांपल दिए थे. किसका एग्जांपल दिए थे? सर डेप्रिसिएशन, मोबाइल इंटेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. ये तो एकदम अनिमेष कॉपीराइट, पेटेंट, अमोर्टाइजेशन, ओके. डेप्रिसिएशन, मशीनरी, हाँ, मोटर बाइक, सब लैंड. एग्जैक्टली. एसेट अगर टेंजिबल होगा. हाँ विक्रांत बोल, तू बोल रहा था, बोल. वही सर वही बोल रहे थे. हाँ, सही. डेप्रिसिएशन किसी का होता है और एमोर्टाइजेशन उसका मतलब कंपनी का फ्री गुडविल ये सब चीज का होता है. इंटेंजिबल एसेट का होता है. वेरी गुड हाँ सर. इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. कंपनी का गुडविल, उसका पेटेंट, उसका कॉपीराइट, ये सब चीज का जो वैल्यूएशन समय के साथ साथ कम होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब दैट इज अ टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन. मतलब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, कंपनी का नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है. क्या एक्सपेंसेस होता है? नॉन कैश, मतलब कैश नहीं निकलता बट फिर भी वो एक खर्चा है कंपनी के लिए. कंपनी के पॉकेट से कैश नहीं जाता बट फिर भी कंपनी का खर्चा होता है. कहाँ मिलेगा? कंपनी के प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में देखते हैं. कंपनी के बैलेंस शीट में जाते हैं. ये देखिए एमआरएन का बैलेंस शीट में आ गए 13-14 का. इसके बैलेंस शीट में अगर हम लोग एसेट्स में देखें, दिख रहा है, देखिए ना, ये सब मिलियंस में है. टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, दिख रहा है. 32.96 इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल है इसका 6198.94 मिलियन का. ठीक है, तो इस तरह का इसका जब हम लोग कंपनी क्या करते हैं कि इसको अमोर्टाइज भी करते हैं. ठीक है, तो कंपनी जब इसको अमोर्टाइजेशन करेगा तो उसको पीएल में भी शो करेगा, बैलेंस शीट में भी शो करेगा, पीएल में एज एन एक्सपेंस भी शो कर सकता है. ठीक है, एक सेकेंड देखते हैं आगे आगे. ये सब डिस्कशंस मैंने एक बार किया था, फिर से आज लग रहा है करना पड़ेगा बिकॉज कैलकुलेशंस के लिए. एक सेकेंड.
एक्सपेंस में फाइनेंस कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी काफी सारा खर्चा, ये देखिए डिप्रिसिएशन दिख रहा होगा सबको, ये कंपनी का पीएल में अंदर पीएल में मिलेगा, मतलब आपको कहाँ मिलेगा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का डिटेल्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट लॉस 645.71 मिलियन का, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स को यूज करना है रेशियो एनालिसिस में, मैं आगे आगे इसका यूज सिखाऊंगा। तो पीएल बैलेंस शीट से कैसे रेशियो एनालिसिस का यूज करेंगे, आई विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, नाउ पहले ईबीआईटीडीए मार्जिन तो समझ ले। तो देखो सुमन थोड़ा सा ध्यान देना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड हाँ टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका बेसिक मतलब क्या है कि कंपनी ने जो अर्निंग किया वो कंपनी, ये अर्निंग जो है ना, ये अभी तक कंपनी अपना डिप्रिसिएशन पे नहीं किया, मतलब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो हिसाब है वो अभी तक हुआ नहीं है, पे नहीं किया मतलब डिप्रिसिएशन पे नहीं करना पड़ता। कंपनी के पास जो एसेट्स है उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिक मतलब खत्म होता है। सपोज एक मशीन है जिसका ईयर है 10 साल का लाइफ है, ठीक है, एक मशीन है जिसका टाइम 10 साल का है, 10 साल में से अगर मशीन 2 साल यूज हो गया तो 2 साल में इसका वैल्यूएशन कुछ तो कम होगा, वो डिप्रिसिएशन रेट रहता है। इन जनरल रेट आप मान के चलो 15% जनरल रेट है। जो लोग इनकम टैक्स का पढ़ाई करते हो रोशनी মনে পড়ছে ইনকাম ট্যাক্সে আমরা এগুলো পড়ি তাই তো রে, कि কোন অ্যাসেটস এর উপর কত ডিপ্রিসিয়েশন লাগাবো। है दादा। हाँ वेरी गुड, प्रिया को भी याद आ रहा होगा। हाँ प्रिया, यस सर। यस सर, ठीक है चलो सर, बस एक बार आप लोगों को पूछ लेता हूँ कि आप लोग याद हुए है कि नहीं है, ठीक है। तो 10 साल हो या 20 साल हो, तो अगर कंपनी का वैल्यू मतलब एसेट का यूज होते जाता है ना, तो उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली नेचुरल वेयर एंड टियर के कारण कम होता रहता है। तो वो वैल्यूएशन जो कम होता है ना, उसके कारण कंपनी के कैश अकाउंट से पैसा नहीं निकलता, लेकिन उसका वैल्यू जरूर घटेगा। तो आपका वो अर्निंग के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट मतलब जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, टैक्स मतलब सरकार का जो टैक्स है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इनकम टैक्स का बात चल रहा है या कॉर्पोरेट टैक्स का बात चल रहा है। डिप्रिसिएशन मतलब नॉन कैश आइटम जो कंपनी का टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, ठीक है, एंड अमोर्टाइजेशन कंपनी का इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। ये सब खर्चा कंपनी ने अभी तक किया नहीं है, उसके पहले का प्रॉफिट, उसके पहले का प्रॉफिट, ठीक है। मार्जिन इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ईबीआई टीडीए मार्जिन क्या इंडिकेट करता है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी। It tells us how efficient the company's operating model. EBITDA margin tells us how profitable in percentage terms. Percentage term में वो profit बताते हैं, ठीक है, टोटल में नहीं, परसेंटेज में बताते हैं। The company is at an operating level. It always makes sense to compare the EBITDA margin of the company versus its कॉम्पिटिटर। हमेशा कॉम्पिटिटर के साथ ही आपको EBITDA मार्जिन कंपेयर करना चाहिए टू गेट ए सेंस मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर एक्सपेंस। मतलब कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सपोज हम लोग एमरन बैटरीज का देख रहे हैं ना, तो एमरन बैटरीज का मैनेजमेंट एफिशिएंसी कि वो मैनेजमेंट अपना खर्चा को कैसे मेंटेन कर रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे थे ना, बैलेंस शीट में या पीएल में हम लोग जो एक्सपेंस देख पा रहे हैं, ये एक्सपेंस आप दोनों का देखिए। जब हम लोग एमरन का देख रहे हैं, ये एमरन है, ठीक है, ये एमरन का एक्सपेंस एरिया है कि कितना मटेरियल कंजम्पशंस पे एमरन खर्चा कर रहा है। इवन यहाँ पर आपको एमरन का पिछला 1 साल का भी मिल जाएगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे। जैसे ये 13 का है, साथ में आपको 14 का भी दिख रहा होगा, 13 का है और अभी रिसेंट ईयर का 14। 1920 का चेक करेंगे तो आपको सिमिलरली ये 1920 का जब हम लोग चेक करेंगे तो हमें 1920 का भी दिखेगा। ये तो आप खुद के साथ पिछला 4-5 साल का कंपेयर कर सकते हो, 4-5 क्या 10 साल का भी कंपेयर कर लो कि कंपनी एक्सपेंस में क्या चेंजेस किया है, तो कंपनी कितने अच्छे से अपना एक्सपेंस को मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली आप ये भी देख लो एज एन इन्वेस्टर्स कि एक्साइड बैटरी क्या कर रहा है, उसका भी देखना चाहिए ना। तो मैनेजमेंट अपने एक्सपेंस एरिया को कैसे ऑपरेट करता है, किस तरह से उसको मैनेज करता है, इसके लिए हमें EBITDA मार्जिन बहुत हेल्प करेगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट EBITDA मार्जिन वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट EBITDA इटसेल्फ। पहले तो EBITDA कैलकुलेट कर ले। चलिए अब कैलकुलेशन पार्ट आ रहा है, ध्यान से सुनिए, एकदम लेमैन की तरह समझेंगे, कोई एक्सपर्ट मतलब नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ही लेना है, बट सोच समझ एकदम जैसे आम इंसान। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। EBITDA का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपका जो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वहां से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटाइए। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम को हटाइए। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम को हटाइए। अब अदर इनकम क्या है, जो कंपनी का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब जो एक्चुअली कंपनी का डेली इनकम मतलब बिजनेस से नहीं आता है।
जो कंपनी का डेली बिजनेस इनकम से नहीं आता है वो कंपनी का अदर इनकम होता है। कहाँ मिलेगा? ये भी कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर मिलेगा, पीएल के अंदर मिलेगा, स्पेशल एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर मिलेगा एनुअल रिपोर्ट चेक करने से। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, इसी को तो बोलते हैं रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस तो इसी को बोलते हैं। तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके लिए पीएल बैलेंस शीट रीड करना तो आ गया, जो उनको नहीं आया उनको धीरे धीरे पीएल बैलेंस शीट रीड करना मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम। नाउ पॉइंट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? टोटल एक्सपेंसेस माइनस फाइनेंस कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है, यहां से आप फाइनेंस कॉस्ट को हटाओ। फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन लिए आपने उसका खर्चा, ठीक है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अल्टीमेटली ईबीआईटीडीए मार्जिन का मतलब क्या हो जाएगा? जो ईबीआईटीडीए आपका आएगा दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उससे डिवाइड करो, ईबीआईटीडीए मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके, एंड ईबीआईटीडीए डिवाइडेड कर दो आप टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम को, टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम से डिवाइड कर दो, तो जाके आपको ईबीआईटीडीए मार्जिन मिलेगा। कंटिन्यूइंग द एग्जांपल ऑफ अमरा राजा बैटरीज, जिसका हम लोग एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 14 का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 14 का उसी डेटा को यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं 13-14 से फॉलो कर रहा हूँ, आप 19-20 कीजिए, 20-21 कीजिए, एमरन छोड़ के आप एक साइड का भी कीजिए, घर पे होमवर्क में बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो कैलकुलेट करते हैं ना एमरन का करेंट डेटा से ईबीआईटीडीए को, टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम, एमरन बैटरीज का टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम को घटाएंगे, और टोटल एक्सपेंस से माइनस फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को हटाएंगे। तो अच्छा, अदर इनकम इज इनकम बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। मैं आपको अभी बोल रहा था ना, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब ये कंपनी का डेली वर्किंग काम नहीं है, ये हम लोग कैश फ्लो के डेट में भी बात कर रहे थे। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो कंपनी का डेली बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ऐसा काम को नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल कोई भी बता सकता है नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी, जैसे मानो कि ये तो बेसिकली बैटरी का बिजनेस करता है, आप कोई भी नाम ले सकते हो कि जो बिजनेस का डेली इनकम एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। जैसे कभी कभी कोई प्लांट मशीनरी सेल करना, वो उसका ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है। कि जैसे मैं बात कर रहा ना एमरन पे, एमरन बैटरी बनाते हैं तो लैंड उसका, बिल्डिंग का कोई सेलिंग, हाँ बेसिकली लैंड बिल्डिंग का सेल करना, वो वही वही मैं बोल रहा हूँ, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स ये सब सेल करने का जो इनकम उसको आता है, वो इनकम उसका नॉन ऑपरेशनल और ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। तो क्या कहना है कि अदर इनकम इज इनकम बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। मतलब इसके लिए क्या किया है, उसने कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था, फिर उसको बेचा, फिर उसको इनकम हुआ। जैसे हो सकता है ना कि एमरन बैटरी एक साइड में इन्वेस्ट करके रखा है, क्या प्रॉब्लम है, शेयर तो खरीद ही सकता है ना। जैसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे खरीद सकता है, तो कॉर्पोरेट भी कॉर्पोरेट का शेयर खरीद सकता है, कोई माना नहीं है इसमें। तो सपोज मानो कि एक कंपनी किसी दूसरे बिजनेस का शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, फिर बाद में उसको बेच दिया, उसको इनकम हुआ, तो वो अदर इनकम है उसका, वो उसका बिजनेस ऑपरेशनल इनकम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं इंक्लूडिंग अदर इनकम इन ईबीआईटीडीए कैलकुलेशन वुड क्लियरली स्कू द डेटा, फॉर दिस रीजन वी हैव टू एक्सक्लूड अदर इनकम फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। तो चलिए डेटा को यूज करते हैं, पहले टोटल रेवेन्यू, उससे अदर इनकम को हटाते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब मिलियंस में, हाँ मैं करोड़ों में बता दूंगा आप लोगों को। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम लोग देखें कितना है इसका, टोटल रेवेन्यू कितना है 34,821, हेलो दिख रहा है ना, 34,821, इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं वो 34,821 मिलियन है। दैट मीन्स वी कैन से कि 3,482 करोड़ है ना, 3,482 करोड़ बोल सकते हैं ना, एकदम आराम से बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से अदर इनकम को हटाना पड़ेगा, ये देखिए टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम को हटा दीजिए, ये देखिए अदर इनकम। अगर आप लोग अदर इनकम देखना चाहते हैं, इसके अंदर नोट है, नोट में जाइए और 18 में जाइए कि क्या क्या अदर इनकम है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर इनकम में इसका 455.14, मैं बाद में चेक कराऊंगा, जिनका हुआ है वो तो करके आए हैं, जिनका नहीं हुआ बाद में चेक करेगा कि एक कंपनी क्या क्या अदर इनकम कर सकता है। ये आप एक साइड में देख रहे हैं, एमरन में देख रहे हैं, आप किसी दूसरे कंपनी का भी सिमिलर टू आपको मिलेगा। तो 455.14 मिलियन, दैट मीन्स 46 करोड़ के आसपास है ना, 46 करोड़ के आसपास। तो जस्ट यहाँ पर जाइए और 46 करोड़ आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 3842 से जैसे ही आपने 46 को माइनस किया, आपने क्या किया एक्चुअली, आपने टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम को हटाया। फिर आपके पास दूसरा काम आ गया, टोटल एक्सपेंस से आपको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट को एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को। तो चलिए ढूंढते हैं ना,
2942 कंपनी का एक्सपेंस बता रहे हैं। कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। सबको दिखाई दे रहा है? सुमन, रोशनी, प्लीज बताइएगा कि मैं हाँ, कहाँ लिख से रहा हूँ। डेटा कैसे यूज किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? ओके, 29416 मिलियन इसका टोटल एक्सपेंस बता रहे हैं। उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट भी आपको मिल जाएगा। जस्ट लुक हियर, ये कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है। अगर किसी को फाइनेंस कॉस्ट में डिटेल्स चाहिए, एनुअल रिपोर्ट के अंदर नोट 22 है, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं आप। 7.18 मिलियन का डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का 645.71 मिलियन का उसका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। बढ़िया है। अब इसको क्या करना है? बस यूज करना है। तो 2942 इसका कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट, वो एक्सपेंसेस, वहां से आप फाइनेंस कॉस्ट को लेस कीजिए एंड 65 का जो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का 1 करोड़ का था उसको लेस कीजिए। आपको मिल गया ना? 3436 माइनस करके देखिए और 2876 इसका आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? 560 करोड़ मिला। व्हाट इज दिस 560 करोड़ शंकर जी? ये 560 करोड़ हमें क्या मिला? ये EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का अमाउंट मिला। EBITDA मिला ये। हाँ, EBITDA मिला, एकदम आप जिसको EBITDA बोलते हैं, एकदम ठीक है। EBI TDA DTA मार्जिन हम लोगों को मिला। तो ये जो 560 करोड़ है, ये क्या बताते हैं? आगे बताते हैं ना। नाउ EBI TDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्जिन क्या हो गया अभी? 560 तो हमारा EBI TDA है, और हमारा फॉर्मूला क्या बताते हैं? इसको किससे लेस करना चाहिए? इस अमाउंट से लेस डिवाइड करना चाहिए। बिकॉज हमारा जितना EBI TDA होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? उससे हम डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम से। कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया, टोटल रेवेन्यू उससे अदर इनकम को हटा देंगे। अदर इनकम इसलिए हटाते हैं बिकॉज ये कंपनी का मेन बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए ये हमें प्रॉपर पिक्चर नहीं देगा, इसलिए अदर इनकम को हटा के करना ज्यादा लॉजिकल है। तो टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम को हटा देंगे, जो वैल्यूएशन मिलेगा, कंपनी टोटल जो रेवेन्यू कमा रहे हैं अदर इनकम को एक्सक्लूड करके, उसके ऊपर कंपनी को कितना अर्निंग मिला, लेकिन इस अर्निंग से अभी भी इंटरेस्ट देना बाकी है, डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस लेस करना बाकी है, अमोर्टाइजेशन लेस करना बाकी है। तो ये EBI TDA है। तो एग्जैक्टली यही EBI TDA जब हम लोगों यहाँ पर हम लोगों को मिल गया, जिसका जो टोटल अमाउंट दैट इज 560 करोड़ का, इस 560 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 3436 से। जैसे ही डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये तो टोटल में बता रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि 16.3% कंपनी का EBI TDA मार्जिन दिख रहा है, 16.3%। नाउ पॉइंट इज दैट ये 16.3% से कुछ सवाल तो मन में जरूर आ रहा होगा कि सर ये 16.3% है क्या? क्या समझेंगे हम लोग इस 16.3% से? क्या ये रेशियो कुछ बताता है हमें? तो कुछ सवाल आपके सामने खड़ा हो गया। फर्स्ट, what does an EBI TDA of 560 crore and EBI DTA margin 16.3% indicate? 560 करोड़ हमें क्या इंडिकेट करता है और 16.3% हमें क्या इंडिकेट करता है? एंड सेकेंड थिंग, हाउ गुड और बैड एन EBI TDA मार्जिन 16.3% इज? कितना अच्छा है और कितना बुरा है? नाउ एक एक करके जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल। EBI TDA 560 करोड़ का मतलब है कंपनी हैज रिटेन 560 करोड़ 560 करोड़ फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जितना कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया उसमें से कंपनी रिटेन कर रहा है अपने पास 560 करोड़। बाकी क्या है? खर्चा हो गया। 3436 टोटल रेवेन्यू में से 560 करोड़ अगर वो रिटेन कर रहा है, इसका मतलब है दिस ऑल्सो मीन्स आउट 3436 करोड़ द कंपनी स्पेंट रुपीज 2876 करोड़। 3436 से 2876 तो कंपनी के एक्सपेंसेस है, टुवर्ड्स इट्स एक्सपेंसेस। Its percentage terms, the company spent 83.7% to its revenue towards its expenses. मतलब टोटल एक्सपेंस किया कंपनी ने अपना 100%, 100% में 83.7% एक्सपेंस कर दिया और 16.3% कंपनी के पास ऐसे रेवेन्यू उसके पास ऑपरेटिंग लेवल पे है, जिसको वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगाएगा। बोलिए 16.3% का कहानी क्लियर है कि ये 16.3% EBI TDA मार्जिन हमें क्या बताता है? ये समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलो। आप बोल रहे हैं कि मतलब इसका मतलब हो गया आपका कंपनी डे टू डे जो बिजनेस किया है उसमें से इतना % का प्रॉफिट कमाया है। एग्जैक्टली कंपनी ने जो प्रॉफिट, मतलब बेसिकली ये पूरा एनुअल हिसाब से बात चल रहा है, ठीक है? हाँ, डे बैलेंस टू शीट डे।
हाँ बताइए। मतलब कंपनी जो भी टोटल रेवेन्यू कमाया, ठीक है, कंपनी ने हाँ रेवेन्यू कमाया, कंपनी ने एक्सपेंस भी किया, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा और क्लियर कट करने के लिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन को हटा दिए, ठीक है, ऑपरेटिंग हम्म, निकाल रहे हैं ना, तो ऑपरेटिंग के अंदर हाँ फाइनेंस और डिप्रिसिएशन वगैरह को हटाना जरूरी था। सिमिलरली रेवेन्यू से भी अदर इनकम को हटा दिए, तो हमें एक्चुअली वो कि कंपनी के पास जितना कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया था ऑपरेटिंग लेवल पे, ऑपरेटिंग लेवल में कंपनी ने जितना रेवेन्यू अर्न किया था उसका कितना प्रतिशत कंपनी ने खर्चा कर दिया और कितना उसके पास रिटेन हो रहा है। तो एक्चुअली रिटेन कर रहे हैं अपना इनकम का 560 करोड़, बाकी वो खर्चा कर दिया है। ठीक है सर। समझ में आया? और अगर परसेंटेज वाइज सोचे तो कंपनी ने 83.7 मतलब 60 टोटल 100% में से अगर आपका 16.3 चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि 83.7% कंपनी ने एक्सपेंस के लिए खर्चा कर देता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए। बाकी जो बचा रहता है उसके पास, दैट इज उसका वही रिटेन पार्ट रेवेन्यू का। शंकर जी बोलिए, शंकर जी समझ में आ रहा है ना? हाँ अरे ওকে, শুভ বোঝা যাচ্ছে? শুভ বল। সুমিত, শুভ সুমিতের আওয়াজ পাচ্ছি না অনেকক্ষণ। হ্যাঁ দাদা বোঝা যাচ্ছে। ओके, अब एक सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, होपफुली यू शुड नॉट हैव एन आंसर। Remember we did discuss the point earlier in this chapter, a financial ratio on its own conveys very little information. To make sense for it, we should either see the trend or compare it with its peers. Going with this 16.3% EVI TDA margin conveys very little information, बहुत कम चीज बताते हैं। क्यों? Because 16.3 अच्छा है बुरा है कैसे पता चलेगा? To make some sense, EVI TDA margin, let us look at the अमर राजा का ही एक ट्रेंड है लास्ट 4 साल का, ठीक है। ये आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट चेक करने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। कंपनी का किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ढूंढिए, आप देखिए कि उसका पिछला 4 साल में 5 साल में, इवन मनी कंट्रोल भी आपको हेल्प कर सकता है। मनी कंट्रोल या फिर इस तरह का investing.com वगैरह बहुत सारा साइट है मार्केट में, आपको फंडामेंटल डेटा मिल जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट तो है कंपनी के साइट से निकालो, दैट इज सबसे बेस्ट सोर्स होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 2011 में कंपनी का EBI TDA मार्जिन 14.6% था, जब उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1761 करोड़ का था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1504 का था और EBI TDA 257 करोड़ का था। सिमिलरली 2014 में अगर आप चेक करें, इसका रेवेन्यू 3437 हम लोग जिसके ऊपर कैलकुलेशंस किए, 2876 इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है एंड 560 इसका EBI TDA है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, एंड EBI TDA मार्जिन इसका 16.3% आया है करेंटली। हाँ, किसी का कोई सवाल है क्या? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर इसका मतलब कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है पिछले इसका से मतलब 2011 से 2014 में कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट हुआ है अपने इंक्रीज आप। हो रहा है। एग्जैक्टली मतलब इंट्रा लेवल में, इंट्रा मतलब अपने अंदर, ठीक है। मतलब अगर हाँ सिर्फ एमेरॉन बैटरीज के अंदर का बात करें तो ये बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ है इसका, हाँ एकदम इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एकदम इंप्रूवमेंट हो रहा है, एकदम सीधी बात है। अगर अभी अब पेयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सिमिलर वे में एक साइड को भी देख सकते हैं, है ना। सिमिलर पैटर्न में हम लोग एक साइड को भी देख सकते हैं कि भाई किसने ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, एमेरॉन किया कि एक साइड किया, यस और नो। तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा तब। एग्जैक्टली तब आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुविधा और मिल हाँ जाएगा, सही होगा। एकदम एकदम टॉप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होगा आपका EBI TDA हाँ मार्जिन के बेसिस पे, हाँ है सर। ना। हाँ It appears that Amara Raja has maintained this EBI TDA at an average of 15%, and in fact a closer look it's clear EBI TDA margin is increasing, है ना, increase कर रहा है। This is a good sign as it shows consistency and efficiency in the management operational capabilities. 2011 में 257 करोड़ का EBI TDA था, मतलब जितना वो रेवेन्यू कमा रहा था उसमें से 257 करोड़ वो अपने लिए रिटर्न कर रहा था ऑपरेशनल के लिए, मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू अपने पास रह रहा था, बाकी उसका एक्सपेंस हो रहा था। वही चीज 2014 में 560 करोड़ में पहुंचा, 257 करोड़ से 560 करोड़ में वो अपना मतलब रिटर्न पावर बढ़ा दिया। दिस ट्रांसलेट टू ए 4-year EBI TDA CAGR ग्रोथ, मतलब EBI TDA का CAGR का ग्रोथ ही हो गया 21%। दैट मीन्स सिंपल बात है कि ये EBI TDA 257 और 560 इसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट अगर 4 साल में देखा जाए तो 21% का है। अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि ये CAGR कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मैं CAGR का डिस्कशंस कर लेता हूं, बट फिर भी यहाँ पर बात आया तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ CAGR के बारे में। एक्चुअली हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न का एकदम बेसिक पार्ट है, दिस इज द डिस्कशंस एक्चुअली इन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। विक्रांत याद है CAGR का डिस्कशंस? ये सर एक साल में कितना होता है वही?
एग्जैक्टली मतलब मतलब आप फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला याद नहीं है सर। ठीक है कोई बात नहीं। मतलब लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ वेरी है, गुड सर देखना वेरी पड़ता गुड। एब्सोल्यूट रिटर्न दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्टॉक मार्केट से कितना अच्छा कमा रहे हो, आपका परफॉर्मेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए आपके पास दो वे है, वन इज एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेशन, अनदर इज सीएजीआर कैलकुलेशन। सीएजीआर थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न भी कुछ खराब नहीं है, डिपेंड करता है कि कहाँ एब्सोल्यूट रिटर्न यूज करना है और कहाँ सीएजीआर यूज करना है। मतलब आपका परफॉर्मेंस सेंसेक्स निफ्टी के साथ कितना अच्छा चल रहा है, क्या सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ चल रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी के पीछे चल रहे हैं या फिर उससे आगे चल रहे हैं, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी में तो 30 और 50 स्टॉक्स होते हैं, क्या आप निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा आपको। दिस इज रिटर्न दैट यू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हैज जनरेटेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इट हेल्प्स यू आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे कि एक सिंपल, आई बॉट इन्फोसिस 3030, सोल्ड इट 3550, हाउ मच परसेंटेज रिटर्न डिड आई जनरेट। इसका एक सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, एकदम सिंपल, मतलब आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है, दैट इज एंडिंग पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू -1 इंटू 100। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, एकदम छोटा बच्चा का काम है, जो लोग हम लोग बचपन से कर रहे हैं। 3030 एंड 3550 प्रॉफिट कितना हुआ अनिमेश, बोल थोड़ा। 3030 हाँ सर बोलिए ना। 3550 प्रॉफिट कितना हुआ। 520। 520। इन्वेस्टमेंट कितना था 3030 हाँ इंटू 100 कितना आ रहा है। कितना आ रहा है। 520 डिवाइडेड बाई 3030 इंटू 100, कोई तो बताओ कितना आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 17% 17% के आसपास आ रहा है। 17.16%। वेरी 17 गुड। पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाँ 17.16 दिया 17.16। हुआ। तो ये भी एक तरीका है, आप डायरेक्ट प्रॉफिट को ढूंढ के उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप एंडिंग पीरियड वैल्यू, दैट मीन्स 3550 आपको लास्ट में मिला, 3030 आपको आप इन्वेस्ट किए थे, और -1 कर दो, मतलब एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट को हटा दो और इंटू 100 करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 17.16% रिटर्न कमा रहे हो। तो ये आपका 1 ईयर का रिटर्न है। ठीक है, विद इन 1 ईयर के अंदर आपने ये इनकम किया। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई कितना परसेंटेज कमाया इन्फोसिस के शेयर को सेल करके, तो आपका जवाब सिंपल होगा कि मैंने तो 17.16% कमाया। लेकिन ये बात अगर विद इन 1 ईयर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल। अगर एक साल के अंदर का बात हो तो इट्स ओके, बट नाउ देयर इज ए कॉन्सेप्ट CAGR, जिसके बारे में हम लोग फंडामेंटल में भी डिस्कशंस कर रहे हैं। अब CAGR में क्या होता है ना, CAGR एंड एब्सोल्यूट रिटर्न कैन बी मिसलीडिंग। Compounded annual growth rate and absolute return can be misleading if you want to compare two investment. CAGR helps you answer this question. सपोज आपने इन्फोसिस कितने में खरीदा था 3030 में, आपने स्टॉक को कितने दिन के लिए लिया 2 साल के लिए, कब बेचा 3550 में 2 साल बाद, 2 years later। नाउ आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 2 साल में कितना हुआ है, अब इसका हिसाब अलग हो जाएगा। जब आप कंपाउंड कर रहे हो ना, 2 साल में कितना इनकम हम कर रहे हैं, तब आपका हिसाब अलग हो जाएगा। तब आपका हिसाब क्या हो जा रहा है, यू कैन इजीली सी इट हियर। CAGR इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू मतलब 3550 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, मतलब आपने कितना डाला था 3030 3030 होल टू द पावर 1 बाई नंबर ऑफ ईयर कितना 2 -1। ये रहेगा आपका CAGR का फॉर्मूला। कैलकुलेट करके देखिए तो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मुझे बताइएगा थोड़ा। कोई तो बताइए। 3550 डिवाइडेड बाई 3030 होल टू द पावर हाफ। हाफ को रूट ओवर दीजिए, हाफ को रूट दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। 8.24 हाँ 8.24%। সুমন সুমন কিছু বোঝা গেল ব্যাপারটা। হাফের ভ্যালুতে রুট বসিয়ে দেবে है তাহলেই, ঠিক আছে, হাফের জায়গাতে রুট দিয়ে দেবে তাহলেই ক্যালকুলেশন চলে আসবে। সাইন্টিফিক থাকলে ডাইরেক্ট হয়ে যাবে, আর যদি कमर्शियल कैलकुलेटर होता है ना किसी के पास, तो जस्ट यूज रूट, जो भी वैल्यू आएगा, बिकॉज हाफ का वैल्यू रूट है तो आप रूट यूज कीजिए। तो दैट इज पॉइंट ये हो गया कि आपने 8.2% कमाया, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे आप कितना देख रहे थे 17.6, तो ये आपके लिए मिसलीडिंग था। 2 साल में आपका रिटर्न एक्चुअली 8.2 है।
तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये CAGR का मतलब है जब कंपाउंड एनुअल मतलब ईयर होता है तब हमें CAGR कैलकुलेट करना चाहिए, सिंपल बात है। जब मोर देन 1 ईयर का बात हो रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए देन यूज CAGR, अगर विद इन 1 ईयर का बात हो देन यूज एब्सोल्यूट रिटर्न। समझ में आया? हेलो, हाँ सर, हाँ। ठीक है। 1 साल के अंदर है अगर एब्सोल्यूट रिटर्न करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपको लगातार 2 साल 3 साल 4 साल का करना पड़ रहा है तो तब हो जाएगा CAGR का कॉन्सेप्ट। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। जो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, EBI TDS CAGR ग्रोथ रेट है 21%। दैट मीन्स ये जो CAGR 2257 से 560 तक आया है, आप करके देखो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये CAGR को मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, डोंट वरी। अच्छा, it appears that both EBI TDA margin and EBI TDA growth are quite impressive. However, we still do not know if it is best. In order to find out if it is best, one needs to compare these numbers with its competitors. अगर आपको बेस्ट ढूंढना है, देखो एमरन के अंदर तो आपने देख लिया, एमरन के अंदर तो आपने देख लिया कि एमरन ने इंप्रूव किया है, ऑब्वियसली इंप्रूव किया है। फ्रॉम 14.6 से अपना EBI TDA मार्जिन को उसने 16.3 में लाया विद इन 4 ईयर्स में। तो अगर इंट्रा कंपैरिजन करोगे मतलब खुद के साथ खुद का कंपैरिजन में आप ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट किए, बट आप बेस्ट है कि नहीं है इसके लिए आपको, तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग घर में थोड़ा सा जाइए, एक साइड के साइट में जाइए, मनी कंट्रोल में जाइए, जहाँ पर जाके आपको डेटा फाइंड होगा आप फाइंड कीजिए। आप EBI TDA मार्जिन के बेसिस में, EBI TDA एंड EBI TDA मार्जिन के बेसिस में आप एक्साइड बैटरीज का कीजिए। मैं इतना इनकरेज ज़रूर करूँगा टू डू द सेम फॉर एक्साइड एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। मतलब मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का कैलकुलेशंस हमने किया सेम टू सेम कैलकुलेशंस अगर ना करना चाहते बट कम से कम ये डेटा फाइंड आउट कीजिए कि 2011 से लेके 15 या 2000 जो भी, क्योंकि सिमिलर टाइम का डेटा, या फिर 2015 से लेके 21, आप दोनों का देखिए, 15 से लेके 21 तक का आप देखिए कि EBI TDA मार्जिन में क्या चेंजेस एक्साइड ने किया और क्या चेंजेस एमरन ने किया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। एकदम हो सकता है सर। ठीक है, तो प्लीज हाँ इसको थोड़ा घर में ट्राई कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपना एनालिसिस खुद करना चालू कर दें किसी भी कंपनी को सोचने के लिए, जब भी हम किसी भी कंपनी में किसी पीयर्स के अंदर कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग पैट मार्जिन पे बात करेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज अ पैट मार्जिन, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हैं तो किसी भी कंपनी का, ये तो मैं आपको एमरन दिखा रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन कीजिए आपको दिखेगा, ठीक है। EBI TDA का डिटेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिटेल्स, तो इस पैट मार्जिन में नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे मुझे रेशियो एनालिसिस में बहुत कुछ बताना होगा। ओके, तो PL बैलेंस शीट को, यहाँ पर जो लोग PL बैलेंस शीट नहीं किया ना, वो रेशियो करते करते PL बैलेंस शीट पहचान जाएगा। स्पेशली मैं विक्रांत को बोलूँगा, इसको सुमन को बोलूँगा, दे आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स। दिक्कत हो रहा है क्या सुमन, विक्रांत, आप लोग दिक्कत कर मतलब प्रॉब्लम हो रहा है या फिर समझ में आ रहा है? नहीं सर, कोई पूरा दिक्कत नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सुमन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हो रहा है, हो रहा बस है। सर नाम हम याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा अच्छा, है। वो थोड़ा आदत होने से हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, बट देखो ये क्या है ना, प्रैक्टिस के साथ आता है। मतलब जैसे जैसे चर्चा बढ़ाओगे, जैसे शंकर हाँ जी, वो समय के साथ साथ हाँ, हो जाएगा। जैसे शंकर जी अभी आपको ये सब लैंग्वेज इजी लगना चालू हो गया ना, जैसे शंकर जी काफी दिनों से मतलब मेरे साथ है और हम लोग फाइनेंस भी पढ़ते हैं। हाँ शंकर जी। हाँ, आप काफी काफी मतलब काफी काफी जाना पहचाने बहुत लग रहे हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली मैं इसलिए बोला क्योंकि विक्रांत और सुमन जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, शंकर जी भी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो शंकर जी को भी शुरू शुरू में ऐसा फील होता था कि अच्छा ये सब लैंग्वेज कैसा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि शंकर जी को बहुत ऑड नहीं लगता है ये लैंग्वेज। नहीं, अभी इतना नहीं। एग्जैक्टली तो समझ रहे हैं ना विक्रांत, मतलब और शंकर जी साथ में क्या है ना, शंकर जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ता है। एक्चुअली शंकर जी ने सोचा कि मुझे भी फाइनेंस सीखना है, तो मैं जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं मैं उन लोगों के साथ, चार्टर्ड या कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं मैं उनके साथ शंकर जी को फाइनेंस भी पढ़ाता हूँ। तो शंकर जी बोला कि प्रलय जी मुझे फाइनेंस भी पढ़ना है तो शंकर जी ने मुझे एक बार एक किताब शेयर किया, मुझे याद है, फाइनेंस फॉर नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस, क्या नाम था किताब का शंकर जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर क्या नॉन फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स या ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, तो शंकर जी ने मुझे बोला कि मुझे ये सीखना है, कैसे सीखेंगे? तो मैंने सिलेबस देखा, तो फिर मैं बोलता ये तो चार्टर्ड का सिलेबस है, जिससे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कराता हूँ या फिर कॉस्टिंग को पढ़ाता हूँ या CS भी पढ़ते हैं।
तो मैं शंकर जी को बोला कि शंकर जी आप अगर करना चाहते हो तो कीजिए, तो शंकर जी ने धीरे धीरे चालू किया। तो फिर अभी शंकर जी को क्या है ना, फाइनेंस पढ़ते हैं तो फिर शंकर जी को और थोड़ा हेल्प हो गया। लेकिन जरूरी नहीं मैं सबको बोलूँगी कि आप फाइनेंस पढ़ो, ठीक है, वो तो पर्सनल चॉइस है। फंडामेंटल पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विक्रांत, सुमन, आप लोगों को मैं बस बोलूंगा थोड़ा पेशेंस के साथ सीखते जाओ, चर्चा बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। ओके, ठीक है ओके सुमन, सर। हो जाए अच्छे। हाँ ओके, अनिमेश, अनिमेश को लेके मुझे चिंता नहीं है, बिकॉज आई नो अनिमेश फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और बाकी लोग सब कॉमर्स का ही है। प्रिया, रोशनी, शुभो, सुमी, दे ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो इवन अनुभव, दे ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो नो इश्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन बाकी चर्चा करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अच्छा दादा, थैंक यू, गुड नाइट दादा। ओके ओके शुभो, गुड नाइট, টাটা। হ্যাঁ, টাটা দাদা, সাবধানে থাকবেন আর কি, হ্যাঁ থাকবো সাবধানে, তোরা অসুবিধা হলে ফোন টোন করবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তোদেরকে বলবো না তো কাকে বলবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেটা ঝড়টা আগে মনে থেকে হচ্ছে বলে আমাদের রাখলাম। এটা দিয়েই যাবে। তুই হ্যাঁ চলে আয় এখানে। ঝড় আমাদের ঝাড়গ্রামের এটা দিয়ে যাবে আমার মনে হয়। ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ড বলতে ঝাড়খণ্ড যাবে, এটা দিয়েই তো যাবে, আর কোথা দিয়ে যাবে? চলে আয় তুই, যদি ভয় আসে পেলে। আমার টিনের সব বাড়ি ফাড়ি সব উড়িয়ে দিবে, টিনের চাল মাল উড়িয়ে দিবে সব। আরে আবার ঠিক করা যাবে, রিনোভেশন হয়ে যাবে, চিন্তা করিস না, অত